नमस्कार। थोड़ी आवाज़ कम कर देना जरा सा बेटे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को, आप सबने आरएस प्री एग्जाम पास किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 10 सालों में जब आरएस एग्जाम को आरपीएससी ने पहली बार तो प्री एग्जाम की जो डेट थी उसी दिन आपका एग्जाम हुआ। आरएस प्री का एग्जाम उसी दिन हुआ, उसी दिन आपकी की आ गई और उसके बाद घोषणा की गई थी 18 दिन के भीतर आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। तो प्री का रिजल्ट भी आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट है कि 17 और 18 जून को आपका मुख्य परीक्षा का एग्जाम है। तो आरएस मेंस का जो है, इस मेंस में सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आरएस एग्जाम एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है और जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम हैं उनकी 3 स्टेज है। सबसे पहले आरएस प्री का, मतलब पहली स्टेज जो आपकी है वो आपकी हो गई प्री एग्जाम, जो जिसको आपने पास कर लिया है। अब पास करने के बाद सेकंड जो आपकी स्टेप है वो मेंस का एग्जाम है और मेंस में जो है टोटल 4 पेपर है, कुल 800 अंक है जिसकी चर्चा करेंगे। और इन दोनों को मिला करके मतलब 800 और प्लस 100 ये मिलकर के जो है ये आपकी मेरिट बनती है। अभी जैसा कि आपको पता कि बहुत सारे बच्चे इस समय इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनकी भी इंटरव्यू की डेट आने वाली है। उस इंटरव्यू वाले में मैंने देखा, क्योंकि हमारे पास लगभग हमने 250 इंटरव्यू इन्होंने लिए हैं, उसमें एक नई चीज देखने को मिली जो काफी सालों बाद देखने को मिल रही है कि पास करने वाले इस बार मतलब आरएस 2023 में मुख्य परीक्षा पास करने वाले 70% बच्चे 22-23 साल के ही हैं। अभी तक क्या होता था कि जो प्री पास कर रहा था वो तय था कि प्री तो पास कर ही लेंगे। इस बार भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो लगातार रिपीटर्स थे प्री के एग्जाम के लिए वो कई लोग फेल हो गए, मतलब प्री एग्जाम को पास नहीं कर पाए। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि नई जनरेशन जो उसमें आ रही है। अब यहां पर आपके जो मेरिट बनेगी वो 800 प्लस 100, मतलब इस 900 के आधार पर आपकी मेरिट यहां पर बनेगी। और इस क्रम में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आरएस मेंस में टोटल आपके 4 पेपर हैं और चारों पेपर में आपका सर पेपर किसका है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, किसका पेपर है? तो किसी का नहीं है। पेपर का नाम आप देखोगे तो आरएस मेंस में पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है जीएस, मतलब यहां पर भी जनरल स्टडी है। नंबर 2 यहां पर भी जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और ये आपका जीएस सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, मतलब 3 पेपर आपके जीएस के हैं और चौथा पेपर जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का है। इस क्रम में 200 200 200 200 मतलब टोटल आपके पास में 12 घंटे हैं और 800 नंबर हैं जो आपको डिसाइड करने हैं कि 12 घंटे में आपके 12 घंटे ही आपको मिलेंगे। इन बिटवीन कितने घंटे मिलते हैं वो मायने न रखें। उस समय आपको जो 2 दिन का समय होगा उसमें 12 घंटे मिलेंगे, उस 12 घंटे में आपको इस पेपर को करना है। लेकिन यहां से ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन चारों पेपर्स में, इन चारों पेपर्स में आप देखोगे तो सबसे अहम रोल जो मैं मानता हूं और आपको भी मानना चाहिए कि आपका जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है ये मेरे हिसाब से सबसे डिसाइडिंग है। डिसाइडिंग कैसे कि सर कौन एसडीएम बनेगा, कौन एसडीएम बनेगा और कौन एलाइड सर्विस में जाएगा, ये कौन सा पेपर तय करता है? आपका 4th पेपर। कारण कि 4th पेपर जो है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 2 ही मिलाकर के 200 नंबर है, मतलब 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर की इंग्लिश मिलकर के और आपका 200 नंबर बन रहा है। इसलिए मैं तो आपको कहूंगा कि 17 जून 18 जून को जो आपका एग्जाम है उसमें आज से ही आपको जिस पेपर को कवर करना चाहिए वो पेपर कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश। और यहां पर स्पष्ट रूप से नंबर प्राप्त भी किए जा सकते हैं, मतलब ये
एकदम दिख रहा है कि यहां पर आप नंबर प्राप्त कर सकते हो, तो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश जो है इसको मिलाकर के आपके ये 200 नंबर बनेंगे। ये वाला जो बैच है ना आपका, ये इसमें कल बहुत सारे बच्चे और आएंगे। आज तो जैसे होता है ना कि सेमिनार में सर समझाएंगे तो उस कारण से नहीं आए हैं। ये आपका बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कल बहुत सारे बच्चे और भी इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले, और हम इसकी स्टार्टिंग भी कहां से कर रहे हैं? हिंदी से और इंग्लिश से। मतलब ये दोनों पेपर तो अनिवार्य रूप से आपके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाला पेपर तो चलेगा। अब देखिए आप, मेंस में प्रत्येक पेपर का टॉपिक कितने नंबर का आता है? प्रत्येक पेपर का टॉपिक कितने नंबर का आता है? इस कड़ी में कुल 4 पेपर है, 200 इंटू 4 मतलब 800 मार्क्स। अब उसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और ये आपका सामान्य हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है, सामान्य हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है ये आपका 4th पेपर है। इसमें आपको यही मैं बता देता हूं, हिंदी आपकी 120 नंबर की है, जबकि इंग्लिश जो है ये 80 नंबर की है। वापस में जीएस के पेपर्स की बात करूं तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे जीएस पेपर की बात करूं तो ये मैंने जीएस पेपर लिया और पेपर फर्स्ट है। इस पेपर फर्स्ट में आप ध्यान रखना, हर पेपर में कितनी यूनिट है? तो हर पेपर में 3 यूनिट है। हर पेपर में कितनी यूनिट होगी? 3। तो ये आप लोग ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। पहली बात तो पेपर कितने? 4। प्रत्येक पेपर में, मतलब जो जीएस वाले पेपर में, उसमें यूनिट कितनी है? 3 है। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में एक यूनिट पूरी की पूरी कौन सी है? हिस्ट्री है। एक पेपर जो, एक पूरी की पूरी यूनिट जो है वो बेसिकली कौन सी है? इकोनॉमी है। एक पूरी इकोनॉमी हो गई। और यूनिट थर्ड जो है उसके अंदर 3 टॉपिक दिए हुए हैं और वो 3 अलग अलग है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिट थर्ड सबसे अधिक नंबर की होनी चाहिए? नहीं, ये तीनों यूनिट लगभग कोई 5 नंबर का डिफरेंस है, बाकी बराबर है। ये सर इस यूनिट के कितने पार्ट हुए? इस यूनिट के भी 3 पार्ट है। मतलब जब यहां पर आपको 3 दिख रहे हैं तो इसके भी 3 हैं। 3 कौन कौन से? वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री। फिर इकोनॉमी के 3 पार्ट हैं, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। और यूनिट थर्ड जो है इसमें समाजशास्त्र, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। अगर इसको यहां देखोगे आप तो देखो आप, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट की जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट में हिस्ट्री 75 नंबर की है। हिस्ट्री कितने नंबर की होगी? 75 मार्क्स की। और इकोनॉमी जो है वो आपके 65 नंबर की है। इस हिस्ट्री के 3 पार्ट है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। फिर इकोनॉमी के 3 पार्ट हैं, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। फिर ये जो पार्ट देख रहे हो ये वाला, ये एक पूरी यूनिट है ये वाली। तो ऐसे करके 3 यूनिट हो गई, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ये 3 यूनिट यहां पर हो गई। अब यूनिट थर्ड जो है उसमें है सोशियोलॉजी 20 नंबर की, मैनेजमेंट 20 नंबर का, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये भी आपका 20 नंबर का। तो ये 60 नंबर, 65 नंबर और 75 नंबर। लेकिन अगर पूरा सिलेबस चेक करोगे ना आप, कंप्लीट सिलेबस, तो हिंदी 120 नंबर की सबसे ज्यादा नंबर वेटेज हिंदी का है। लेकिन सबसे लेंथी देखोगे तो कौन सी आएगी? हिस्ट्री। क्यों सर लेंथी क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री। फिर इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल सबसे ज्यादा लेंथी है। अब उसका भी हमने एक तोड़ निकाला है कि सर जब समय कम है तो फिर हम इन टॉपिक्स को कैसे करेंगे सर, कंप्लीट कैसे करेंगे इसको, तो उसको मैं बताऊंगा आपको। अब जीएस पेपर सेकंड में जाओगे तो इसमें आपका है प्रशासकीय नीति शास्त्र। कौन सा है? प्रशासकीय, एथिक्स इसमें है। नंबर 2, ये यूनिट अपने आप में एक यूनिट है, ध्यान रखना है, पूरी पूरी एथिक्स एक यूनिट है। जैसे हिस्ट्री एक
पूरी यूनिट है, ऐसे एथिक्स एक पूरी यूनिट है, और इसमें आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए नंबर उठाने के लिए। और हमारे पास में प्रशासकीय नीति शास्त्र की बहुत अच्छी फैकल्टी भी है, मैडम पुष्पा सारस्वत, जो भी आपके बीच में भी आएगी। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये 70 मार्क्स की है, और ज्योग्राफी जो है ये 65 नंबर की है, ये आपके थर्ड यूनिट हो गई। यहाँ पर साइंस एंड टेक में मेन तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन बायो फिजिक्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। ज्योग्राफी जो है उसमें वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ध्यान रखना, एक जो समय सारणी वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक सारणी, उसमें पिछले 4 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर का, उसको आप जरूर तैयार करना। तो ये वाला पार्ट हुआ। अब जीएस पेपर थर्ड जो है उसमें है पॉलिटी एंड आईआर, 75 नंबर का, मतलब पूरी कंप्लीट आपकी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में पूरी यूनिट है, और ये 65 नंबर की है। ठीक इसी प्रकार जैसे यहां पर ये 3 पार्ट थे, थर्ड पेपर में भी यहां पर ये 3 पार्ट है। 20 नंबर का स्पोर्ट्स एंड योगा, 20 नंबर का बिहेवियर, और 20 नंबर का ही कौन सा होगा, लॉ। ये भी 3, लेकिन हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है इसको। सर ज्यादा डेप्थ में क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, जीएस, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन कौन सा माना जाता है? सामान्य अध्ययन वो माना जाता है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी हमारे सामान्य अध्ययन का स्रोत है। ये हो गया। और फोर्थ पेपर में आपके हिंदी एंड इंग्लिश वाला पार्ट है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं आज से ही आपके सिलेबस की कॉपी आपके सामने होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, और समय हो तो थोड़ा ये जरूर देखना कि प्री एग्जाम के अंदर प्राचीन काल के भारत के इतिहास में क्या लिखा हुआ है, और मेंस के एग्जाम में प्राचीन काल के भारत के इतिहास में क्या लिखा हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में प्री में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी से 1964 तक। सर मेंस में क्या लिखा हुआ है? 19वीं शताब्दी से 1964 तक। लेकिन कौन से टॉपिक नहीं है? प्री के अंदर है क्या? प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, नेहरू युग की प्रमुख संस्थाएं, विज्ञान और तकनीक का विकास, ये लिखा हुआ प्री में, लेकिन मेंस में नहीं है। तो आप देखो ना यार, पश्चिमी शिक्षा, प्रेस, नेहरू युग की संस्थाएं, विज्ञान और तकनीक का विकास, 8 घंटे के टॉपिक है ये टोटल। तो 8 घंटे वहां से अपने आप कम हो जाएंगे, और वही आपको यहां पर स्पेशली करना है। तो ये मतलब अगर आपको इसी अटेम्प्ट में आरएएस बनना है तो सिलेबस का बहुत ही माइक्रो एनालिसिस करना कि कहां पर हमें चीजों को स्पेशली यहां पर ध्यान रखना है, ये आपके पास में आना चाहिए। उसके बाद में मेरा ये मानना है कि सबसे अहम रोल जो होगा पूरी इस आंसर राइटिंग के अंदर, पूरे इस उत्तर लेखन के अंदर, वो होगा आपका रोल ऑफ आंसर राइटिंग। अब रोल ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा। अभी सिर्फ सामान्य चीजें बता देता हूं कि पहली बात तो मेरी एक क्लास में आपको बताऊंगा जिसमें क्या आपको पता है कि पहले पेपर में, मतलब जब हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि सर जीएस में जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास में, वो 3 कैटेगरी क्वेश्चन आएंगे, 15 शब्दों वाले, 50 शब्दों वाले, और तीसरा होगा आपके पास 100 शब्दों वाले। 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, 15, 50 और 100। जो 15 शब्दों के हैं, वो 15 शब्दों के स्पेशली क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स के हैं। और जो 50 शब्दों वाले हैं ये कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के हैं। और 100 शब्दों वाले जो हैं ये कितने होंगे? 10 नंबर के होंगे। आ जाओ, ये 10 मार्क्स के हैं। सर तो दुनिया को पता है 15, 50, 100, 2, 5 और 10। अगर दुनिया को पता है तो फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए। सर वो क्या? वो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे इस पूरे जीएस पेपर फर्स्ट में 15 शब्दों वाले कितने आएंगे, 50 शब्दों वाले कितने आएंगे,
और 100 शब्दों वाले कितने आएंगे, इसकी मैं एक अलग से आपकी क्लास ले लूंगा। ये भी आपको बता देंगे पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, पेपर थर्ड में, तीनों में अलग अलग है कि 15 शब्दों वाले वहां पर कितने हैं, 50 शब्दों वाले कितने हैं और 100 शब्दों वाले कितने हैं। आपके हाथ में जब पेपर जैसे ही आए तो आपके दिमाग में गणित होनी चाहिए कि मेरे पास 80 नंबर का 15 शब्दों वाले हैं, ये आपके दिमाग में गणित होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये जो 15 शब्दों वाले हैं, ये 15 शब्दों वाले प्योर मैथमेटिक्स है। सर प्योर मैथमेटिक्स है, जैसे आप देखते हो मैथ्स में 2 में से 2 नंबर आते हैं, ऐसे ही अगर आपने 15-15 शब्दों वाले बहुत अच्छे से लिख लिए तो दुनिया कोई ताकत नहीं होगी जो आपको आरएस मेंस में रोक ले। इसलिए माइक्रो एनालिसिस करके हमें जाना है कि 15, 50 और 100 शब्दों वाले जो क्वेश्चंस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के होंगे वो आपको कवर करना है। क्लियर है? अब एक आएगा कि सर जब हम उत्तर लिखें तो उस उत्तर लेखन के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, उत्तर लिखते समय जो है सबसे पहले नंबर 1 आपको ध्यान रखना है उत्तर का विस्तार। सबसे पहले आपके दिमाग में यह बिंदु आना चाहिए कि जिस उत्तर को लिखने जा रहे हैं उसका विस्तार कितना होगा। सर विस्तार बोले तो जब आप लिख रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कितने शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने शब्दों में, मतलब ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया है या 50 में पूछा गया है या 100 शब्दों में पूछा गया है, ये दिमाग में सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व, आपने लिखना शुरू कर दिया भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व यह है कि, भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व यह है कि, गए 12 शब्द। तो 15 शब्दों में मैं मानता हूं कि वो बच्चा आरएस अधिकारी बनता है जो कितने शब्दों में लिखना सीख जाता है, 15 शब्दों में। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब उसको 100 शब्दों में लिखा जाएगा तो 100 शब्दों में तो उस हेडिंग को ही क्या करना है, विस्तृत रूप देना है। तो सबसे पहले आप कहना चाहिए कि कितने शब्दों में पूछा गया है। दूसरा, उत्तर के समय प्यारे विद्यार्थियों इस बिंदु को आप अपने जहन में बिठा लेना, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर लेखन में। क्या है सर? ये है कि क्या पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उसमें क्या पूछा गया है और दूसरा उसमें क्या नहीं पूछा गया है। पहला तो क्या पूछा गया है और दूसरा क्या नहीं पूछा गया है। मेरी उत्तर लेखन की सब बातों को भूल जाओ तो सिर्फ ये इतनी बात याद रख लेना, ये वाली, क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के परिणाम, ये पूछा गया है और कितने शब्दों में, 15 शब्दों में। अब किसी ने लिखना शुरू कर दिया 1857 क्रांति आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, ये एक स्वर्णिम घटना थी, इसकी शुरुआत चर्बी वाले कारतूस से हुई थी। अरे रुक गए, तो 40 शब्दों में पहुंच गया, उत्तर अभी तक आया ही नहीं है, तो कहां घूम रहा है। मैंने कहा ना, तो सबसे पहले कहां ध्यान देना, 15 शब्दों पे। फिर 1857 की क्रांति पूछी है या परिणाम पूछा है, परिणाम। तो क्या पूछा गया है, परिणाम। क्या नहीं पूछा गया है, 1857 क्रांति नहीं पूछा गया, सीधा परिणाम। सर फिर एग्जामिनर को पता कैसे लगेगा कि मैं परिणाम लिख रहा हूं। ये तो तुम बेवकूफी करते हो, तुम सोचते हो कि 1857 क्रांति सिर्फ तुमको ही आती है, उसको नहीं पता कि युगांतरकारी घटना थी। जो पूछ रहा है वो ही लिखना है, मतलब सीधा किस पर अटैक करना है, परिणाम पर। जैसे क्वेश्चन आ गया, गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत, ब्रैकेट में 15 शब्द। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत को आजादी दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी। इनके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है, 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा। क्या ऊपर वाले के नंबर हैं क्या? अरे सीधा लिखे ना यार, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय,
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, सिद्धांत पूछा है उसने सीधा सीधा, कितने शब्दों में? 15 शब्द। 2 फायदे होंगे इसके। सर 2 फायदे बोले तो कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर छूट गया। पेपर क्यों छूटा उसका? पेपर इसलिए छूटा क्योंकि वो कई चीजें वहां पेपर में कौन सी लिख के आया है जो वहां पर पूछी नहीं है, वो लिख के आया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है इस बात पर सबसे अधिक बल देना कि वहां पर क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है उसी पर अटैकिंग मूवमेंट रहे। जैसे क्या पूछा गया? परिणाम, तो सीधा परिणाम। क्या नहीं पूछा गया? 1857 क्रांति को नहीं पूछा गया। तो ये सबसे पहला बिंदु है जो आपको यहां पर देना है। तो उत्तर लिखते समय सबसे पहले उत्तर का विस्तार, और नंबर 2 जो है, नंबर दो जो है, आप लोग ध्यान रखना, जो भी वहां पर लिखो वो क्या होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए। जो भी लिखो वो आपके शब्द जो है, तथ्य जो है, कैसे होने चाहिए? प्रमाणिक, ऑथेंटिक होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 19 का उल्लेख कीजिए, तो ऐसा नहीं कि अब आर्टिकल 19 याद नहीं तो आपने स्वतंत्रता अधिकार लिख के आ गए वहां पर, या धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार लिख के आ गए। जो पूछा गया वो लिखना है। जैसे 1857 क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, टिप्पणी कीजिए। आपने लिखा आरसी मजूमदार के अनुसार। आरसी मजूमदार का नहीं है, वीडी सावरकर का है कथन। सर हमें याद नहीं आए तो क्या करें? ध्यान रखना इसका नंबर नहीं है। वहां पर आप ये लिख दो, इतिहास के एक दृष्टिकोण के अनुसार, इतिहास के एक दृष्टिकोण के अनुसार, बजाय कोई गलत तथ्य लिखने से। ध्यान रखना, जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में कोई विद्यार्थी 20 बार सॉरी कहता है, उसके नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन एक ही बार कोई उत्तर बोल रहा है, बोर्ड को बेवकूफ बना रहा है, उसके नंबर कटते हैं। क्योंकि जो एग्जाम होता है इंटरव्यू का, वो ज्ञान का नहीं, ज्ञान तो उसके पास था तभी तो प्री पास किया है, ज्ञान का विश्लेषण था तभी तो उसने मेंस पास किया है। वो इंटरव्यू उसके व्यक्तित्व का परीक्षण है, और मेंस जो है वो आपके ज्ञान का विश्लेषण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी तथ्य वहां आप प्रस्तुत करो कैसे होने चाहिए? प्रमाणिक। तीसरा जो है, थर्ड जो है, आपको ध्यान रखना है कि आप जब उत्तर लिखो तो उस उत्तर को आपको विभिन्न आयामों के साथ में रिप्रेजेंट करना है। किसके साथ में? विभिन्न आयाम, मल्टीपल डायमेंशंस के साथ में। सर समझ में नहीं आ रहा हमारे आयाम सर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण पूछे गए। मैं तो एकदम इजी ले रहा हूं आपके सामने। और ये जो पूछा गया, ये मान लीजिए पूछा गया 15 शब्दों में। चलो चेंज कर देते हैं, 15 के बजाय मैंने लिख दी यहां पर 50 शब्दों में, 1857 की क्रांति के कारण। तो पहली बात तो 1857 की क्रांति बताओगे या डायरेक्ट अटैक करना कारण के ऊपर? सीधा कारण पे अटैक करना। कारण बोले तो अब कारण जो है, एक बंदा 1857 की क्रांति में वो राजनीतिक कारण को ही 50 शब्दों में लिख के आ गया। लिख देखो, राजनीतिक कारण 100 शब्दों में लिख सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉलिटिकल कोज। लेकिन एक विद्यार्थी जो है वो लिख के आएगा राजनीतिक, फिर लिख के आ गया आर्थिक, फिर लिख के आ गया सामाजिक, फिर लिख के आ गया सैन्य कारण, प्रशासनिक कारण, और एक लिख के आ गया तात्कालिक कारण। और इनके आगे जो है एक एक बिंदु यहां पर दे दिया, एक एक बिंदु यहां पर दे दिया। यह सबसे बेहतरीन उत्तर होगा, बजाय आप चाहे इसको 40 शब्दों में लिख के आ जाओ। जैसे आपने यहां लिखा राजनीतिक कारण, अब राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, तो वहां पर लॉर्ड डलहौजी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक में सीधा लिख दो हड़प नीति, कोमा सहायक संधि प्रणाली, कोमा पेंशन बंद करना, कोमा ये बस, ये कारण है। ये क्या जाएंगे? विभिन्न आयाम। जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के लिए अरब सागर का महत्व,
तो आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सामरिक महत्व और व्यापारिक महत्व। कितने आयाम होंगे? 5। ऐसे लिखना आपको उत्तर, वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। विभिन्न आयाम। और उसके बाद में नंबर 4 जो है, पहला उत्तर का विस्तार, दूसरा प्रमाणिक, विभिन्न आयाम, और एक जो है आपको कुछ चीजें जब उत्तर लिखो तो भाषा प्रवाह जो है ना वो एकदम आपका सरल होना चाहिए। मतलब उसमें लैंग्वेज जो है, भाषा और उसका प्रवाह जो है वो जितना सरल लिखोगे, जैसा एनसीईआरटी में लिखा गया है, वो सबसे बेहतर माना जाता है। जैसे क्या होता है कि कई बार आप सबको ये कहा जाता है कि यार आप जो है एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी में ऐसा क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ना? कोई बता सकता है मैं एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? अरे पहली बात तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कल को हमारे उत्तर को चैलेंज करेंगे, तो सबसे प्रमाणिक तथ्य कहां पड़े हुए हैं? एनसीईआरटी। चाहे हो चाहे नहीं हो, हम किसको मानेंगे? एनसीईआरटी को। दूसरा, एनसीईआरटी की विशेषता है कि एनसीईआरटी कोई आरएस आईएएस के लिए नहीं लिखी गई है, वो उन्हीं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चों की लिखी गई है। तो उसकी भाषा का प्रवाह कैसा है? सरल है। वही फ्लो आपको रखना है। इसलिए हर टॉपर कहता है कि यार एनसीईआरटी पढ़ के जाना। जैसे आप देखते हो, हमने बीएससी की थी, तो बीएससी के अंदर वो जो उत्तर लिखे जाते थे टिपिकल थे कि हमें खुद को समझ में नहीं आते थे। इसलिए तो इसने आपको चेता चेता कर लिखा हुआ है कि पेपर हिस्ट्री का नहीं है, साइंस का नहीं है, पेपर किसका है? सामान्य अध्ययन का है। यहां मान लो लोक प्रशासन के टीचर आ गए और लोक प्रशासन पढ़ाए जा रहे हैं। पहली बात तो सर लोक प्रशासन उतना ही पढ़ाना जितना किसमें दिया हुआ है? सिलेबस में। और जो दिया हुआ है सर उसको किस तरीके से पढ़ाना है? सरल तरीके से, क्योंकि वहां सरल तरीके से पूछा जाएगा। तो भाषा प्रवाह, कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना, वहां पर विशेष करनी है। विशेष बोले तो जैसे मान लो अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो वहां पर आपने क्या बना दिया? छोटा सा मैप बना दिया। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वहां पर आपने इतिहासकार का नाम दे दिया। अगर करंट का क्वेश्चन है, जैसे मान लो आईआर का G20 के बारे में है, तो वहां पर आपने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया? करंट अपडेट कर दिया कि लेटेस्ट उसमें अपडेशन क्या है। तो वो उत्तर बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं कि यार इस बच्चे के पास में करंट अपडेशन भी इसके पास में था। और एक लास्ट बिंदु और बताऊं, अगर आप उसका पालन करो तो करोगे? मैंने तो आज तक देखा नहीं है, तो फिर बताने इसको मतलब तो है नहीं, इसलिए मैंने तो सोचा 5 ही बता के चलो। है बताओ? ठीक है। 5वां पॉइंट जो है वो है प्रश्न के अंत में आए हुए शब्द। प्रश्न के अंत में आए शब्द, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। जैसे किसी प्रश्न के लास्ट में जो है वहां पर आ गया कि आर्य समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्य समाज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1909 और 1919 के अधिनियम की तुलना कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। समीक्षा कीजिए। हमारा हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जो यूपीएससी में मात खा रहा है ना, उसका एक बड़ा कारण ये वाला है। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से,
कि ज्ञान के स्तर पर, नॉलेज के लेवल पर हमारा बच्चा यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कहीं भी कम नहीं है, उससे 2 कदम आगे है। लेकिन वो मेंस के एग्जाम को सीरियस नहीं लेता है और मेंस के एग्जाम को वैसे ही करता है जैसे प्री को करता है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि हमारे बच्चों में थोड़ा सा, हिंदी मीडियम के बच्चों में प्री एग्जाम के बाद हल्का सा एक घमंड आ जाता है, और ये आप सब जानते हो कि फॉर्म भरे गए थे लगभग 6,50,000, लड़के बैठे 3,75,000, 3,75,000 बच्चे बैठे, और उस 3,75,000 में तुम वो सबसे भाग्यशाली हो, 21,539 बच्चों में तुम भाग्यशाली हो। उस 21,539 में एक बात और बता दूं तुमको मैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो है वहां पर मैडम आ रही है? हाँ ठीक है, एक कुर्सी और लियो फिर। मतलब तुम भाग्यशाली हो कि तुम उस 21,539 में से हो। लेकिन पता है उसमें कि उसमें भी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी किसी और एग्जाम की कर रहे थे और वो पास हो गए। मतलब जैसे एक तो गया प्योरली जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, और एक वो जो मान लो रीट की तैयारी कर रहे थे, और रीट की तैयारी के समय जब उससे पूछा गया कि तू प्री पास कर लेगा क्या, तो उसने कहा कि मैं 100%। आइए मैडम आइए, तो मैडम के लिए ताली बजा के स्वागत करो। आओ निदेश सर, आओ, वेलकम। आ जाइए सर। आ जाओ सर, आ जाओ। तो जब उस रीट वाले बच्चे को कहा गया कि तू प्री पास कर लेगा, तो उसने कहा मैं 100% प्री को पास कर लूंगा। लेकिन अब उसको ये कहा गया कि तू मेंस पास कर लेगा। कि यार मेंस तो यार मुश्किल है यार, कि मैंने अभी मेंस का सिलेबस भी नहीं देखा है। तो आप सोचो, जीत जो होती है वो किताबों में होती है या दिमाग में होती है? दिमाग में होती है कि मैं इसको कर लूंगा, मैं इसको पास कर लूंगा। तो आपने एक पड़ाव पास कर लिया है, और ईमानदारी से कहूं ना आपको, तो पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो आजकल प्री एग्जाम को पास करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग हो गया है। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो पिछले 3 बार से लगातार प्री पास कर रहे थे, लेकिन इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें वो सबके सब रह गए। इसलिए मैं आपको भाग्यशाली मानता हूं कि आपको भगवान ने मेंस लिखने का मौका दिया है। और जब मेंस लिखने का मौका दिया है तो सबसे बड़ी बात, यहां भीड़ नहीं होगी, यहां सिर्फ आप होंगे, और आपका मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे है कि आप 15-50 शब्दों में कैसे लिखते हो उसको। और आपने लिख दिया। तो अभी मैं और मैडम लगातार इंटरव्यू बोर्ड में भी थे। मैडम वहां कितने युवा बच्चे आ रहे हैं? 21-22 साल के लगभग। 21-22 साल के, मतलब ये देखो, अभी जो 2169 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें 1500 बच्चे 22-23 साल के बच्चे हैं। इसका मतलब उन्होंने पैटर्न को पकड़ लिया है। क्योंकि आप लोग ध्यान रखना, मिट्टी से घड़ा बनता है। वापस बोलो, मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े से घड़ा नहीं बनता है। अगर आपने दिमाग में मान ली ये बात कि मैं तो प्री पास हूं, मुझे कोई क्या समझाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि अब भी तुम्हें घड़ा बन के बैठना है या मिट्टी बन के बैठना है? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनता है। और कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तुम सोते उठते बैठते ये पढ़ते रहते हो। लेकिन नया टॉपिक आया प्रशासकीय नीति शास्त्र, तुमने आज तक सुना ही नहीं। पहली बार तुम पढ़ोगे तो जो मैडम बता रही उसको बहुत अच्छे से तुम पढ़ के याद कर लो, वहां 65 में से तुम्हारे मैक्सिमम नंबर आने की संभावना होगी।
और कल सुबह तक ये वाली क्लास भर जाएगी, तुम चिंता मत करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो आज ही सोचते हैं कि यार सेमिनार के अंदर वो कई चीजें ऐसी बताएंगे, यार मुझे आती है, वो तो मैंने पढ़ रखी है। यार तुम्हारा फोकस करना। और ये जो मैंने यहां लिखा है ये वाला कि प्रश्न का उत्तर, आओ सर वेलकम, हमारे विवेक मिश्रा सर के लिए ताली बजाओ। तो मैंने जो ये लिखा है कि आपको उत्तर लिखते समय इन पॉइंट्स का स्पेशली ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, उत्तर का विस्तार, कि आपको वो जो उत्तर है 15, 50, 100 शब्दों में कैसे लिखना है, सबसे पहले ये। दूसरा, आज से ही तुम इस बात पर ध्यान देना कि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जैसे पूछा है क्या पूछा गया है, और उसके साथ में हल्के से दिल को पूछना कि इसने क्या नहीं पूछा है। जो ये जान जाएगा कि प्रत्येक में 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है, तो इसी अटेम्प्ट में आप एग्जाम को पास कर जाओगे। फिर आपके तथ्य प्रमाणिक होने चाहिए, विभिन्न आयाम के साथ लिखना है, भाषा प्रवाह सरल होनी चाहिए, और विशेष में आपको मैप, अगर करंट अपडेशन कर सकते हो वो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में शब्द क्या आया है, कि टिप्पणी कीजिए है, मूल्यांकन कीजिए है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए है। इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा, हमारी फैकल्टीज भी सब लेगी, सब एक्सपर्ट लेंगे, तो उसमें वो उसके साथ साथ बताएंगे। कोशिश करना, किस बात की कोशिश सर? कोशिश करना कि आप डेली लिखो, और जैसे मैं बाहर जा रहा हूं पकड़ लेना, दौलत सर प्लीज ये मैंने लिखा है सर, मैं कह दूंगा मैं कल चेक करके दे दूंगा आपको। विवेक मिश्रा सर प्लीज चेक कर दो सर। क्योंकि आरएस मेंस भी एक एग्जाम है, और एग्जाम वही जीतता है जो उसको खेल की तरह खेलता है, और खेल वही जीतता है जो खेल की प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस का मतलब 15, 50 और 100 शब्दों में। अगर अभी से आपने लिखना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो इन शब्दों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति आपको पता है कि अगर हम आज से देखें, आज डेट क्या हो गई? 23 फरवरी। 23 फरवरी, और 23 फरवरी से 23 मार्च, 23 मार्च से 23 अप्रैल, 23 अप्रैल से 23 मई, और 17, 18 जून को तुम्हारा पेपर है। तो आप देखो 23 फरवरी से 23 मार्च 1 महीना, और यहां पर ये आपके आगे 2 महीने, और ये आपके 3 महीने, और 10 दिन और मान लो। 3 महीने मतलब 90 दिन, 10 दिन और मान लो, उससे पहले हम आपको फ्री कर देंगे। तो पूरी गणित जो है वो कितने दिन की है? 100 दिनों की गणित है, 100 डेज की गणित होगी। और तुमने जीवन में ये तो समझा होगा, सोचा होगा, सीखा होगा कि जब समय कम हो तो हमें यह तय करना होगा, हमें वरीयता देनी होगी कि किसको आगे रखना है, किसको बराबर में रखना है, और किसका केवल रिवीजन करना है। वो स्ट्रेटजी हमने बनाई है। और वो स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपको ये देखना होगा आज से कि ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो हमारे प्री में भी थे, और वही की वही सब्जेक्ट हमारे मेंस के अंदर भी हैं। हमें उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। सर वो लिस्ट आपसे ही बनाओ ना सर, तो अच्छा लगेगा सर। आपका टॉपिक कहां पर है? तो मेरा टॉपिक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री मान लीजिए मैंने लिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बेसिकली प्री के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है। हमारे कुछ विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए बैठे हैं यहाँ पर, सर मॉडर्न हिस्ट्री आपने फाउंडेशन बैच में सर 70 घंटे पढ़ाई थी सर, वही यहां पर लोगे क्या सर? नहीं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री को यहां पर 70 घंटे के बजाय 10 घंटे में विथ आंसर राइटिंग कराऊंगा। सिर्फ कोशिश करूंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। मतलब मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक हमारे प्री में हो रखे हैं या हमने प्री में पढ़ रखे हैं, उसकी हम केवल यहां पर क्या करें? आंसर राइटिंग। उसकी हम केवल क्या करें? आंसर राइटिंग। और जो टॉपिक मेंस में है, जो टॉपिक मेंस में है
उन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे मान लीजिए मैडम का प्रशासकीय नीति शास्त्र है, तो मैं चूंकि लीड कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता मैडम देखो मुझे आप अपना आइडियल मानिए, मैं जब मैडम 10 घंटे में खत्म कर सकता हूं तो आप इसको 20 घंटे में खत्म करो। नहीं, मैडम कहेगी सर मैं इसको 65 घंटे में बढ़िया से करूंगी और 5-6 घंटे सर मुझे आंसर राइटिंग के चाहिए, तो हम यहां पर इस 65 नंबर के लिए जान लगा देंगे। मतलब मैडम का टाइमिंग उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ने प्रशासकीय नीति शास्त्र को पहले पढ़ नहीं रखा है। तो जैसे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस, केवल मेंस में है, तो पता लगेगा हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमी में वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके बाद आओगे सोशियोलॉजी, प्रबंधन, लेखांकन वाला पार्ट प्री में नहीं था, तो आप देखोगे 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो पेपर फर्स्ट में है। उसके बाद सेकंड पेपर में आओगे तो प्रशासकीय नीति शास्त्र, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी, वहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा वहां से, और उसको आप बहुत अच्छे से कर लो। वहां पर टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट ऐसा है जो प्री में नहीं है, उसको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। उसके बाद में आप आओगे थर्ड पेपर में, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पूरी क्लास होगी आपकी, आईआर की, और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं आईआर प्लस इंटरनेशनल करंट इश्यूज जो है उसको लेकर के, प्लस पॉलिटी के कई पार्ट ऐसे जो प्री में नहीं और मेंस के अंदर है, उसको बहुत अच्छे किया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके प्री में नहीं था, उसको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा पबेट का। और उसके बाद उसी सेगमेंट के अंदर दिया हुआ है विधि, व्यवहार, स्पोर्ट्स एंड योगा, ये वाला पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से कराया जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो 200 नंबर का है, नाम क्या उसका? हिंदी इंग्लिश। तो हमने जो रणनीति बनाई है वो रणनीति इस प्रकार से बनाई है कि जो टॉपिक मेंस में है हम उसकी स्टार्टिंग भी मेंस से करेंगे, और प्लस जो टॉपिक प्री और मेंस दोनों में थे, जो कॉमन थे, उसकी सीधी सीधी क्या करवाई जाए? आंसर राइटिंग। क्या आप लोग सहमत हो? क्या सहमत होना पड़ेगा। और ऐसा मत करना अगर आज से शुरू कर दोगे, नहीं सर मैं तो मेरी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल इसको बढ़िया से करूंगा, तो 100 दिन में टॉपिक कितने होंगे तुम्हारे? अरे ये फरवरी जाने दो, उसके बाद देखना तुम्हारा कितना जल्दी सिलेबस, ये टाइमिंग कितना जल्दी जाता है। तो ये रणनीति हमारे पे छोड़ देना कि जो तुम्हारे कॉमन टॉपिक है उसको कैसे तैयार करना है। और ऐसा भी नहीं है कि कॉमन टॉपिक आपको करवाए नहीं जाएंगे, आप देखना कितना बेहतरीन तरीके से हम करवाएंगे उसको, क्योंकि उसमें लिखना नहीं है, उसमें केवल हम क्या करेंगे? आंसर राइटिंग। सर मान लो कि हमसे पूछ लिया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, पहले तो बताओ क्वेश्चन पूछा किसने? ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन कीजिए, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है? वहां पर मूल्यांकन करना है। तो ये हमारी रणनीति रहेगी। लगभग आपकी सुबह 7 बजे क्लास रहेगी कल से, उसके बारे में पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा, कितने घंटे क्लास चलेगी और किस प्रकार चलेगी। आने वाले वक्त में कोई सी भी छुट्टी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि समय कम है, बहुत बेहतर तरीके प्रबंधन के साथ में काम करना है, तो उसमें होगा। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अंदर उत्कर्ष बहुत आगे है, मतलब 1 to 100 तक भी कोई मुकाबला नहीं है। जो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं उनको पता है कि यहां पर 1-1 मिनट का योगदान है। आपके पास में टाइम टेबल पहले से चला जाएगा कि कल आपकी कौन सी क्लास होने वाली है, उसमें 15 मिनट का गैप कहां पर आएगा, आपको ब्रेक कहां पर मिलेगा, कौन सी क्लास होने वाली है, एनी हाउ आपकी क्लास होगी। तो ये हमारी रणनीति रहेगी। अब मैं इन्वाइट करता हूं आदरणीय नरेश गौड़ सर को, तो वो आए और सर जो है वो आपको इंग्लिश के बारे में पूरा समझाएंगे कि मुख्य परीक्षा में इंग्लिश की क्या भूमिका। आइए सर, ये रख लीजिए सर। ताली बजा के स्वागत करो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोगों ने प्री में इंग्लिश तो नहीं पढ़ी होगी, है ना। इंग्लिश जो है वो है ही मूलतः फोर्थ पेपर में, है ना, आपका जो मेंस का है वो। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश में क्या है कि क्योंकि हम प्री की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि इंग्लिश यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं, और जब इंग्लिश का टाइम आता है तो समय बहुत कम बचता है। अब आपके पास इंग्लिश पढ़ने के लिए समय केवल कितना है, 3 महीने। प्री के दौरान आप में से किसी ने भी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी। अब ये तय है कि अगर हमें 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करना है, इसमें ग्रामर भी है, कॉम्पोजिशन भी है और कॉम्प्रीहेंशन भी है। सिलेबस बहुत लंबा है। जब हम टेंथ के में इंग्लिश का एग्जाम देते साल भर में भी नहीं हो पाती थी, है ना। तो ये तय है कि हमें 3 महीने में अगर पढ़ना है तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो हमें बनानी पड़ेगी। आप ये ध्यान रखिएगा, अब आपका जो मेंस में इंग्लिश का पार्ट है उसमें पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिखना। बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं, नियम याद करते हैं, अलग अलग एग्जाम में ग्रामर आती है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे एक अलग अप्रोच है ग्रामर की। जहाँ तक आरएस की बात है, आरएस के अंदर आपको ग्रामर का पार्ट केवल 10 नंबर का है। यानी 80 में से अगर आप देखो तो कितने नंबर ला सकते हो ग्रामर में, 10 ला सकते हो ना। पूरी ग्रामर पढ़ के 3 महीने में ग्रामर जाके होगी। यहीं पे अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपके लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, थीम राइटिंग है, ये लगभग आपके 30 नंबर का पार्ट है। अच्छा, मेरा मानना है कि ग्रामर आप 3 महीने में कितनी भी कर लो, लेकिन बहुत महारत तो नहीं हो सकती, है ना। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो सकती है। लेकिन जहाँ तक कॉम्पोजिशन का सवाल है, 30 मार्क्स की जो कॉम्पोजिशन है, उसमें आप अगर केवल तरीके भी सीख लो, मैं ये नहीं मानता कि कोई बच्चा लेटर राइटिंग करेगा तो बिल्कुल सही अंग्रेजी लिख लेगा। हाँ, लिखने वाले लिखेंगे, लेकिन हर कोई तो नहीं लिखेगा, तय है। लेकिन अगर 10 नंबर का लेटर है तो आप ये मानिए उसमें 5 नंबर का तो केवल फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को तो आप फॉलो कर ही सकते हैं ना। फॉर्मेट में आपको कोई चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखनी, आपको केवल एक तरीका ध्यान रखना है कि लेटर लिखा कैसे जाता है, कहाँ पे एड्रेस लिखना है, कहाँ पे उस एड्रेस को प्लेस करना है, कहाँ पे कॉमा लगेगी, कहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ये बहुत कोई लंबी चौड़ी याद करने वाली बात नहीं है जिसमें हमें टाइम लग जाएगा। तो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट ऐसा है जिसे आप डिटेल में अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर वो 30 मार्क्स का है तो मैं मानता हूँ उसमें हम टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ 30 में से हम 25 मार्क्स ला सकते हैं। जैसे आप देखिए लेटर राइटिंग है उसमें फॉर्मल लेटर आता है आपके। फॉर्मल लेटर में कंप्लेन लेटर और ये जो जॉब एप्लीकेशन वगैरह हैं, ये पिछले साल भी हमने कुछ जो है लेटर के फॉर्मेट कराए थे। जैसे मैंने ये कहा कि जॉब एप्लीकेशन करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया कि रिजाइन करोगे तो कैसे करोगे। अच्छा, बात वही है, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करना है चाहे रिजाइन करना है। मैंने क्लास में भी कराया था जॉब एप्लीकेशन कैसे करते हैं। उसने खाली ये कहा कि अप्लाई नहीं करना है, रिजाइन कैसे करना है। आपको करना क्या है, केवल थीम चेंज करनी है ना, सेंटर जो सब्जेक्ट है वो चेंज, फॉर्मेट तो वही रहेगा ना। तो लगभग चीज़ें वैसी ही आती हैं। आप कभी ये मत सोच के चलो कि मैं जो याद करके गया हूँ वो एग्जाम में पेपर में मिल रहा है कि नहीं। अप्रोच ये रखो कि एग्जाम में जो भी है वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोच के जाते हैं कि मैंने जो ऐसे याद किए थे, जो थीम याद की थी, जो लेटर याद किए थे, वो सेम टू सेम है कि। इस अप्रोच से आप देखोगे तो सेम टू सेम आप कभी पूरा नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि जो भी एग्जाम में है वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। अपने आप को तैयारी कैसे करना है, जो भी पूछो मैं उसके लिए तैयार हूँ, है ना। हम कई बार माइंड सेट से ऐसे जाते हैं कि मैंने 100 सिनोनिम्स याद किए, उन 100 में से एक भी नहीं आया। अब ये तो बेकार हो गया ना, सिनोनिम नहीं कर पाएंगे। अपनी तैयारी इस तरह से करो कि कुछ सेक्टर्स टारगेट कर लो, कॉम्पोजिशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर के कुछ सेक्टर्स हैं कि इनमें से अगर वो कुछ भी पूछ ले तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अपने आप को बांधो मत कि मैंने 5 लेटर किए हैं और छठा पूछ लिया तो मैं लेटर करूँगा ही नहीं। फॉर्मेट सीखो, लेटर लिखने की तैयारी सीखो, रटना कुछ भी नहीं है। कुछ भी आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे एग्जाम में, उस अप्रोच से अगर आप काम करें, कम समय में काम किया जा सकता है। आप वो सारे शब्द याद नहीं कर सकते। सिनोनिम्स अगर देखो तो 1 लाख होंगे, एंटोनिम्स देखो तो 1 लाख होंगे, कोई भी नहीं कर सकता, है ना। वैसे लेटर्स कई तरह के लिखे जा सकते हैं, सारे तो याद करके नहीं जा सकते ना। अप्रोच ये विद्यार्थी बना के जाता है कि मैं किसी किताब से, किसी गाइड से 10 लेटर का पैटर्न याद कर लेता हूँ, एक तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं यार इसमें कि आप रट के जाएं वो आ जाएं। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मुझे इसमें से ये फॉर्मल लेटर करना है, ये पैसेज वाला पार्ट मुझे करना है, चाहे कोई सा भी आए। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई सा भी आए मुझे ये करना ही है। इस तरह से तैयार करके अगर आप अपना कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट लेके चलोगे तो आप मानिए एग्जाम में कुछ भी आए ना तो कोई प्रेशर होगा, है ना। और फॉर्मेट में कभी कोई गलती नहीं करनी है। अगर 10 नंबर का लेटर है तो 5 नंबर का जो फॉर्मेट है ना, अरे एड्रेस कहाँ लिखनी है उसमें कौन सी कोई बड़ी ग्रामर की बात है। लेफ्ट में लिखनी है कि राइट में, है ना। डेट कहाँ पे आएगी, एड्रेस के बाद आएगी, सैल्यूटेशन कहाँ आएगा, ये चीजें ही लगभग आप मानिए
आधे नंबरों की तो यही होती है, 5 नंबर की तो यही चीज़ें हैं। प्रेसी राइटिंग है तो प्रेसी राइटिंग में हमें अगर 1/3 करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल नहीं करनी है। सपोज कीजिए आप प्रेसी राइटिंग में एग्जाम्पल उठा के डाल देते हैं कि मुझे तो 1/3 करना है ना, कोई से भी 3 सेंटेंस लेके डाल देता हूँ, 1/3 हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम्पल्स वगैरह वो चीज़ें डाल दी तो प्रेसी में नहीं डालते तो वो 10 में से 0 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपने प्रेसी में वही चीज़ें डाली जो प्रेसी में होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो उसकी समरी नहीं है लेकिन टेक्निकली सही है, तो टेक्निकली सही है तो भी आपके मार्क्स आएंगे। और अगर आपने कोई टेक्निकल गलती कर दी कि प्रेसी राइटिंग में क्या क्या नहीं इंक्लूड करते, जैसे एग्जाम्पल्स कभी आप नहीं डाल सकते प्रेसी राइटिंग में, और आपने अगर उसको इंक्लूड कर दिया तो आपका टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा। और टेक्निकल फॉल्ट होने के बाद वो आपको कहते हैं ना 10 में से 4 नंबर तो दे देगा, अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो नहीं देगा। मार्किंग बहुत टफ होती है, आपको एक एक नंबर कमाना पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि मैं तो 80 में से 80 ले आऊंगा, नहीं होता, क्योंकि जो व्यू होता है, मार्किंग होती है सब्जेक्ट में, क्या होती है, टफ होती है। अच्छा, हम एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि 4th पेपर के लिए एक अलग बैच भाषा हिंदी इंग्लिश का हम 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं। आपके बैच में भी वो चलेगी, और एक 4th पेपर का हम अलग से भी 2 तारीख से बैच शुरू कर रहे हैं ना। उसमें ये होगा कि आपको हर वीक जो भी ग्रामर या कॉम्पोजिशन, लिटरेचर या जो भी हिंदी के सर भी आपको कराएंगे, उसका एक टेस्ट पेपर होगा हर वीक में। उस टेस्ट पेपर को टीचर जो पढ़ाएंगे वही चेक करेंगे, आपको इंडिविजुअली एक एक को बताई जाएगी कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ तय है, मैं बोलूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं आपको कहूँगा बार बार याद करो, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। आरएस में एक चीज़ तय है, करना तो मुझे ही है। जो सामने आपके व्यक्ति खड़ा है वो आपकी मदद कर सकता है ना, मैं आपको बता सकता हूँ ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, जाना तो आपको ही पड़ेगा, मैं आपको हाथ पकड़ के तो नहीं ले जाऊँगा। वैसी स्थिति इसमें यह है कि मैं आपको बता दूंगा कि लेटर कैसे लिखना है, लिखना तो आपको पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गलती कहाँ है, पर करो तो सही। गलती करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। जैसे मैं पिछली बार भी बैच में पढ़ा रहा था, कभी प्री के या फाउंडेशन के बैच में भी हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 20 तो रोज लिख के देते हैं, सर चेक कर दो चेक कर दो, 80 नहीं लिख के देते। अब तुम लिखोगे ही नहीं तो फिर पता भी कैसे चलेगा, जो खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरेगा उसको पता कैसे चलेगा कि टेक्निकल फॉल्ट कहाँ है। तो लिखना आपको पड़ेगा, यहाँ कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा आप लिख के कुछ भी चेक करने के लिए। कहते हैं कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो हम चेक करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जो आपकी वो बताते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को तभी सुधार सकते हैं जब हमें पता हो कि हम गलती कर रहे हैं, और गलती कर रहे हैं पता तब चलेगा जब हम प्रयास करेंगे, है ना। तो लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी है 3 महीने आपको, और इसमें जहाँ पे भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम हैं, हिंदी में सर मेरे साथ हैं, मैं हूँ। 4th पेपर भी हम अलग से चला ही रहे हैं ना, तो 4th पेपर पे हमारा विशेष टारगेट रहेगा जिसमें एक सेपरेट बैच भी होगा। तो आप उसमें, आप मानिए अगर 200 नंबर हैं तो आप इनमें से अच्छा टारगेट कर सकते हैं। जैसे हिंदी 120 की है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 80 मार्क्स की इंग्लिश है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 80 टारगेट करो, लेकिन हाँ 50-60 मार्क्स तक टारगेट किया जा सकता है ना। ग्रामर अब इतना समय नहीं बचा कि आप उसमें महारत ही बन जाओ, नहीं बन सकते, लेकिन टेक्निकली जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनमें आप थोड़ी महारत हासिल कर सकते हैं। तो हम टारगेट करके कर सकते हैं, 50-60 मार्क्स को टारगेट करके चलिए तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, मेंस में जिसके भाषा का पेपर ठीक हो गया उसके चांसेस कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा। भाषा में 2 ही स्थितियाँ हैं, या तो किसी के 80 में से 50 या फिर 80 में से 5, है ना। इंग्लिश में कोई मीडियोकर स्थिति नहीं होती, या तो आप 80 में से 40-50 ले आओगे या फिर 80 में से 4 या 5 ही होंगे। 4 या 5 मार्क्स भी होते हैं, मैंने देखे हैं 80 में से 5, तो दोनों स्थितियां हैं, चाहे 40-50 भी हो सकती हैं। और जो गैप आ रहा है ना, आप देखिएगा विद्यार्थियों के बीच में, वो किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। कोई इंग्लिश में 55 ला रहा है, कोई 5 ला रहा है, 50 नंबर तो वैसे ही कम हो गए है ना। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इस गैप को खत्म करना है ना। मैं आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूंगा जैसे भी ये बैच शुरू होगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। तो आदरणीय नरेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 15 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सर को जानता हूँ। सेमिनार में मेरे कहने पर ही आए हैं, बाकी ये अपनी क्लास से मतलब रखते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और इंग्लिश में भी क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप लिख के लाओ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो शायद हो सकता है आपकी चुभी होगी कि 80 में से या तो 5 नहीं तो
55, 56, 57 नंबर भी आ सकते हैं। तो जो बात है वो उन्होंने बताई है। मैंने अभी एक बात कही आपको कि कौन एसडीएम बनेगा, कौन एलाइड सर्विस में जाएगा, ये पेपर 4 तय करता है। पेपर 4 200 नंबर का है, लेकिन उस 200 नंबर में वहां पर विशेष हिंदी नहीं लिखा हुआ है। वहां पर भी ऊपर क्या लिखा हुआ है? सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश। जनरल और इंग्लिश तो आपकी 8th क्लास की आती है, लेकिन हमें तो पहली क्लास वाली नहीं आती। तो दिक्कत वहीं पर है, और हमें उसके साथ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आज तो चूंकि सेमिनार के अंदर 2 घंटे का लगभग समय होता है, इसलिए सब फैकल्टीज को नहीं बुलाया है। बाकी चाहे हमारे लोक प्रशासन की फैकल्टी हो, चाहे हिस्ट्री की प्रियंका मैम हो, केपी सर हो, कुछ फैकल्टीज जो है वो जोधपुर से आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे। बहुत सारी फैकल्टीज हमारी यहाँ पर रहेगी, कुछ लोग दिल्ली से भी आपके बीच में यहाँ पर होंगे। आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का एक एक सेगमेंट जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर कराया जाएगा। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा, आदरणीय पुष्पा सारस्वत मैडम हमारे बीच में है, तो मैडम आप आइए और प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में बताइए। ताली बजा के मैडम का स्वागत करें। सबसे पहले आप सभी को द्वितीय पड़ाव पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्री आप कर चुके हैं, वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे। प्री आप कर चुके हैं, इंटरव्यू का वेटेज इतना नहीं है। जो भी कुछ है आपके सामने ये मेंस है। समय हमारे पास लगभग 100 डेज भी नहीं, 90 डेज है। वो 17 दिन हमें गिनने नहीं है, 4 दिन ये लेने नहीं है। मार्च के कुछ 2 या 3 दिन हमारे हाथ से ना चाह करके भी निकल जाते हैं। तो 90 दिन हमारे पास हैं, और इस 90 दिन में 2 तरह के छात्र इस एग्जाम को देने वाले हैं। एक वो वर्ग देगा जिसकी पूरी तैयारी है, कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारना है और 17 जून को एग्जाम में बैठना है। यानी फुल तैयारी उस वर्ग की है, और किसी कारणवश उनका ये मेंस क्लियर नहीं हो पाया। शायद आपने भी मेंस दिया था, तो क्या यहाँ पर वे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछला मेंस लिखा है? लिखा था, किसी कारणवश उनका मेंस नहीं हो पाया। आप थे या कोई और भी हो सकता है। अब आप तुलना कीजिए उन 2 वर्गों की कि एक वर्ग तो हमें वो है जिसकी पूरी तैयारी है, उसको थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई है तो बस उसको साफ करके 17 जून को बैठना है। और एक वो वर्ग जो बिल्कुल घबराया हुआ है, बिल्कुल नया है, पहला पड़ाव उसके द्वारा क्लियर हो गया है, पेपर उसके पास 14 से 16 हैं। सबको पता है यदि हम इसके टॉपिक्स के अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारे 14 खंड दिखाई देंगे। उन 14 खंड को हमें लगभग 90 डेज में तैयार करना है। मेरिट सबको पता है पिछले आरएस मेंस की क्या गई थी। यहां पर एक्सपर्ट बनाने के लिए हम भी नहीं आए हैं। आप हमें अपने ये 3 महीने दीजिए और हमें दे ही दीजिए बस। फिर अब हमें उसमें क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये हमारा देखने का है। मेरे पास में 65 नंबर की एथिक्स वाला पोर्शन और 20 नंबर का स्पोर्ट्स एंड योगा। थोड़ा विगत पेपरों की तरफ जाना चाहूंगी। आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। यदि स्पोर्ट्स योगा को हम देखते हैं तो बिल्कुल अलग तरह का पेपर, गए जमाने गाइडों में से, किताबों में से, या आप कहीं से पढ़ करके रट उठा के चलते हैं। यदि आपने चीज को अंदर से अच्छे से तैयार नहीं किया है तो कॉपी खाली ही रहेगी। सबसे पहला पॉइंट, हमें पेपर में लिखना है, और लिखने के लिए वोकैबुलरी आना जरूरी है, और वोकैबुलरी आने के लिए कुछ मैटर आना जरूरी है। तो ऐसा तो नहीं है कि 90 डेज में हमें पूरा फुल में से फुल, लेकिन कुछ टॉपिक्स जिसमें हमें पता है महात्मा गांधी जी में से डेफिनेट क्वेश्चन है, भगवत गीता में से क्वेश्चन है, प्रशासक के आधारभूत मूल्यों में से क्वेश्चन है, केस स्टडी अब के आने के चांसेस है, एक न एक सुधारक या रिफॉर्मर जिसकी शिक्षा आती है। यानी विगत 2016 से और 2023 तक के पेपर अपन देखते हैं, 24 तक के, तो हमें एक परफॉर्मा सा दिखाई देता है। तो कुछ उस सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में बांटा है।
सबसे पहले स्टूडेंट्स को लगभग 15 से 20 और 25 दिन में इस तरह तैयार करवा दीजिए कि वो 1 महीने बाद टेस्ट सीरीज में बैठने योग्य बन जाए। और वो काम हमारा है। किस पैटर्न से मुझे चलना है, कैसे मुझे करना है, कैसे मुझे विभाजन करना है एथिक्स में, ये काम मेरा है। स्पोर्ट्स योगा में मान करके चलिए, स्पोर्ट्स और योगा 2 पार्ट है, यानी एक तरफ स्पोर्ट्स और एक तरफ क्या है, योगा। डेफिनेट योगा में से क्वेश्चन है। योगा का मतलब 3 पार्ट, योग, प्राथमिक चिकित्सा और खेलों में पुनर्वास। सीधा सीधा पेपर दिखता हुआ रहता है। 2 नंबर का यहां से देगा तो 5 वहां से देगा, और बाकी 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स में से आएगा। क्या खेल नीति है, खेलो इंडिया खेलो, कितने चेंजेस हुए हैं, कौन से 2024 के नए अभी दिसंबर जनवरी में अवार्ड्स मिले हैं, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सारे अवार्ड्स चेंज हो चुके हैं। यानी स्पोर्ट्स योगा में टोटल आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स वाली यूनिट काफी हद तक आपके 2nd या 3rd पेपर में जहां समसामयिक घटना खेलों से संबंधित है वहां भी काम आएगा। एथिक्स को पढ़कर आप विश्वास कीजिए, पब्लिक एड का 70% पेपर मैं आपको कवर करवाऊंगी। गांधी जी के 7 पाप एथिक्स में नहीं आए, लेकिन पब्लिक एड का पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वहां एक यूनिट सत्यनिष्ठा नैतिकता, ठीक है ना, पूरी की पूरी एथिक्स की ऐड कर रखी है। प्रशासक के आधारभूत मूल्य पूरे के पूरे ऐसे कैसे पब्लिक एड में दे रखे हैं। यानी एक पेपर से आप 4 पेपर में कहां तक लाभ उठा सकते हैं। क्या आपके इतिहास में रिफॉर्मर्स चलते हैं? तो रिफॉर्मर्स तो अपनी 2nd पेपर में भी हैं। चाहे विवेकानंद जी मुझसे पढ़कर आपके वहां लाभ हो, या सर से पढ़कर मेरे पेपर में लाभ हो, बच्चे का लाभ होना चाहिए। चाहे आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी पढ़कर मनोविज्ञान में लाभ हो, या वहां से पढ़कर एथिक्स में लाभ हो, बच्चे का फायदा होना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एथिक्स में पढ़कर लॉ में लाभ हो, समझ रहे, या गीता को पढ़कर योग में आपके कर्मत्सु कौशलम जो 2018 में क्वेश्चन आया था वहां लाभ दे। यानी ट्रिक, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है या इंटेलिजेंट की अब इन 90 डेज में आवश्यकता नहीं है कि मैं इतना जानता हूं कि इतना नहीं। एक पेपर पैटर्न पर आता है, उस पेपर को मुझे सबसे पहले सॉल्व पूरा पेपर करना, क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या मेरी क्षमता है कि इन 90 डेज में मैं उसे तैयार कर लूं। और इसी सब की रणनीति लेकर हमने बहुत सोच समझ के ये बैच का कल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, हम पर थोड़ा विश्वास करना है। रिजल्ट आए लगभग 3 दिन हो गए। 3 दिन में हम यही देख रहे हैं कि अभी तो क्या करूं क्या नहीं करूं। कल ही एक स्टूडेंट का जोधपुर से फोन आया, मैम मैं जयपुर आ रहा हूं, मैं प्री क्लियर कर चुका हूं, बहुत घबराया हुआ सा हूं। और वाकई मैंने कहा ना, एक वर्ग घबराया हुआ है, एक बहुत खुशी मना रहा है, उसे पता है हम प्लस में चल रहे हैं। क्योंकि अभी हमने 20 दिन पहले ही, 25 दिन पहले, 1 महीने पहले ही तो हमने मेंस का देख करके रिजल्ट आया, हमारी तो सारी चीजें तैयार है। तो जिसका प्री क्लियर हो गया है और मेंस जिसको लग रहा है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, अब उसको किस पैटर्न पर कराना है, कैसे कराना है, कैसे उन्हें भी उसी लाइन में लाना है कि कहीं ना कहीं जब मेंस का रिजल्ट आए तो उसका रोल नंबर वहां पर नजर आए। सबको पता है मेरिट क्या गई थी, एक पेपर में मात्र आपको 72 मार्क्स लाने, 200 में से मात्र, जिसमें से आप 55 नंबर तो सिर्फ एक यूनिट में ला सकते हैं, 65 में से एथिक्स में ला सकते हैं, 50 नंबर ला सकते हैं। कुल नंबर ही 72 लाने थे। कितनी गई थी पिछली मेरिट क्या गई है मेंस की? 200। यानी आप देख लो, हर पेपर में 70 नंबर भी नहीं हुए। क्या आपकी क्षमता 70 नंबर लाना भी नहीं है? सोच करके देखना। यानी कि ट्रिक पर पढ़ना है, योजना बना के पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और वो कैसे करवाई जाएगी, कैसे मैंने अपने नोट्स अपडेट किए हैं, कैसे मैंने आप लोगों के लिए 15, 50 और 100 में, और 15 और 50 में स्पोर्ट्स योगा को क्या क्या क्वेश्चन, जैसे योग का एक क्वेश्चन, जन्म, मंत्र, औषधि, तपह, समाधि, ये 5 अवयव इस बार आए थे। 90% बच्चे का गलत गया है। योग वाली यूनिट में बच्चे के 20 में से 4 नंबर आए हैं। सोच करके देखिए, जहां 2018 में 16 और 18 आए थे, तभी तो मेरिट इतनी डाउन गई है। तो ये सब चीजें हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग मेरे हाथ में आपके 100 नंबर हैं, लगभग,
क्योंकि 85 तो है ही, 65 नंबर की एथिक्स, 20 नंबर का स्पोर्ट्स योगा, और जो ये पेपर दूसरे पेपर में सहायक होता है वो भी लगभग आपको एथिक्स में कहाँ एथिक्स पढ़ के आपको भाषा पर कमांड आएगा जो आपके हिंदी में बहुत काम आता है, ठीक है ना। इतनी भ्रष्टाचार से संबंधित ऐसे आते हैं, राजनीतिकरण आता है, नौकरशाही का राजनीतिकरण आता है, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सब आप एथिक्स में पढ़ते हैं, अप्लाइड एथिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम लेकर के कल से बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी, आपको हम पर विश्वास रखना पड़ेगा और ये 3 महीने आपको हमें देने पड़ेंगे। तैयार है? विश्वास है कि मैम जो लेकर आ रही हैं या जो करवाएंगी वो वाकई हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो कल से आप अपने रजिस्टर लेके आइए और कल से आप 25 दिन में ही अपने व्यक्तित्व में, अपने सिलेबस में निखार देखिएगा कि हम आपको कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। बाकी चीजें क्लास में होंगी, कैसे चीजें करवाई जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगी और शीघ्र अतिशीघ्र भी आप अपने बारे में डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा मैम का, बहुत अच्छी बातें मैडम ने बताई। 65 नंबर तो प्रशासकीय नीति शास्त्र का और 20 नंबर खेल और योगा का, तो कितने नंबर हो गए? 85। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि 100 नंबर तक मैडम पहुंची और मैं पहुंचा रहा हूं मैडम को 150 नंबर तक। सर 150 कैसे? साक्षात्कार जो है ना वो अधिकांश मैडम वाले पार्ट से ही आता है क्वेश्चन। आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? अधिकारी बन के आप क्या करेंगे? अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले क्या किन चीजों की आवश्यकता है? वहां कोई ज्ञान नहीं पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है। इसलिए हर हमारे जो साक्षात्कार बोर्ड बनते हैं उत्कर्ष के मॉक इंटरव्यूज में, उसमें मैडम की भूमिका अनिवार्य रूप से होती है। और अब तो आरपीएससी बोर्ड में भी कर दिया है कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, एथिकल एक्सपर्ट अनिवार्य रूप से बोर्ड में रहेगा। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले कल के अंदर जब आप इंटरव्यू भी दोगे तब भी आपके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय विवेक मिश्रा सर को, जो दिल्ली से हमारे बीच में है, वो पॉलिटी और आईआर की भूमिका को आपको बताएंगे। वो लेना चाहता हूं। वेरी गुड आफ्टरनून। काफ़ी सारे लोग तो जान रहे हैं। आप में से इतने कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है? इसका मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेंथ वही है। जिनका पहली बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उनको बता दूं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो वर्ल्ड में सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। 0.3% के सक्सेस रेट से आगे बढ़ते हैं। इससे जो टफेस्ट एग्ज़ाम है वो चाइना का एग्ज़ाम है, गाओ काओ करके एग्ज़ाम है, वही है। इसका मतलब है कि जाने अनजाने ही आपने विश्व के दूसरे सबसे कठिन एग्ज़ाम का चयन कर लिया। एक चीज़ और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 फिल्ट्रेशन पर काम करता है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। प्री ऑब्जेक्टिविटी पर टेस्ट करता है, मेंस आपके एनालिटिकल एबिलिटी पर को देखता है। आप में से कोई ऐसा भी है जो एसआई वगैरह की तैयारी कर रहा है और इधर की तरफ जिसका सिलेक्शन हो गया है? आप भी हो? नहीं, पहले था। उनके लिए और खतरनाक स्थिति है। खतरनाक स्थिति इसलिए कि जो सिविल्स की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम इतना तो पता है कि लिखना क्या है। जिन लोगों का प्रीलिम्स इस तरीके से क्वालिफाई हुआ है उनको पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमको एक ऐसी तैयारी करनी है जिसमें कि हमारा पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
जब सिलेक्शन होगा फाइनल तभी आपकी वैल्यू आएगी। अभी आप मान लो अभी आपको कोई पहचानता भी नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर सिलेक्शन हो जाएगा और आप गलती से भी निकल जाओगे तो सब पहचान जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, मेरा जो तैयारी का खुद की तैयारी का जो तरीका रहा है वो अलग रहा है, और वही मैं आपके साथ फिट कराता हूँ। 2004 से लेकर 2008 तक मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एग्जाम दिया, 3 इंटरव्यू दिए मैंने, और इसके बाद 2008 से इस टीचिंग वाले प्रोफेशन में हूँ यहाँ पर। मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि इतना बड़ा सिलेबस होने के बावजूद सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो क्वेश्चन कैसे पिक करता है, इसी पर मैंने अपनी आप को पकड़ बना रखी है। और जो रेगुलर बैच में स्टूडेंट हैं वो मैंने उनको एक चीज़ हमेशा बोला हुआ था कि अगर आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, अगर मान लो आरएएस, ये पहला एग्जाम ऐसा है ना जिसमें कि आरएएस बैक टू बैक एग्जाम ले रहा है एक, और दूसरा है ये पहला एग्जाम है जिसमें उसने प्रीलिम्स की डेट, मेंस की डेट पहले ही अनाउंस कर दी है। तो अगर आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो इसका मतलब है आयोग को भी पेपर बनाने का ठीक से मौका मिल रहा है, और वो दिख रहा है। अगर ये पेपर देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर का ट्रेंड बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल का है। हमारे कई जानकार ऐसे थे जब एग्जाम दे के आए तो बोले कि सर मन कर रहा था कि मेरा दिमाग निकल के कहीं मेरे बेंच पर तो नहीं आ जाएगा। और आप लोग भी पेपर जब दे के आए होगे तो 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि भाई मेरा हो ही जाएगा। बारिंग फ्यू स्टूडेंट्स, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो सब उपामो की स्थिति में थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं, आंसर इसका क्या है, यही चीज थी ना। यानी कि हमने गिरते पड़ते एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इधर सिस्टम पर आओगे और पूरे के पूरे प्रश्न हल कर लोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हमने ठीक से प्रिपरेशन किया तो हम इस मेंस को बड़ी आसानी से क्रैक कर लेंगे। मैं कुछ फाइल के साथ डिस्कस करूंगा आपके, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि देखो आरएएस जो है वो क्वेश्चन कहां से पूछती है। ठीक है, मेरे पास पॉलिटी और आईआर है, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आप में से मैं उनसे चर्चा करूंगा जिन्होंने तैयारी कर रखी है पहले। ये 100 वर्ड्स में क्वेश्चन इसने पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। मैं बताऊं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया में केवल 2 ही चीज आप जानते हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आप मुझको बताओ कितनी देर खेलोगे इन 2 शब्दों पर। 100 वर्ड्स में है ये क्वेश्चन। कभी आपने किया ही नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, जितनी आपके पास सबसे अच्छी किताबें होंगी वो भी आपको राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में नहीं बताती हैं। आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा। आप सिर्फ इतना बताओ कि जहां कहीं भी आपने पढ़ा है या आपने सेल्फ स्टडी की है, कभी आपने देखा है कि राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है? नहीं पढ़ा आपने इसको। है आप में से कोई ऐसा? बिल्कुल बिंदास, टेंशन फ्री हाथ उठाओ। अब तो मैम भी चली गई, अब तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है कि आपको लगे कि भाई कोई फीमेल पर्सन है। अब आप मुझको बताओ, क्या वाकई में आपने निर्वाचन प्रक्रिया को पढ़ा? ये देखो क्वेश्चन कहां से इसने पिक किया। फरवरी 2024 में एक क्वेश्चन, एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल करके कवर किया, और देखो न्यूज़पेपर कौन सा है? इकोनॉमिक टाइम्स। मैं आपके साथ है ना दिल्ली से आ रहा हूं, तो दिल्ली में टीचर स्टूडेंट हैं, वो टीचर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं ज्यादा। मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, देखिए 3 इडियट्स में जो नायक है उसको लगता है कि नायिका जिस लड़के का चुनाव कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन नायिका ये मानने को ही तैयार नहीं। उसको लगता है कि जो लड़का है वो बेस्ट है, तो बार बार डेमो दिखाता है, कभी चटनी गिराता है, कभी प्रेस है, और वो बताता है कि ना ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि देखो क्वेश्चन आरएएस कहां से पूछ रही है। ये आयोग अब स्मार्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर आयोग स्मार्ट हो गया है तो हमको अपनी तैयारी को भी स्मार्ट करना पड़ेगा। देखो इसने टॉपिक ही सीधा उठाया है, राज्यसभा इलेक्शन। कह रहा है पर्टिकुलर रूल, प्रोसेस एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा पोल्स। और ये फरवरी 2024 का आर्टिकल पब्लिश किया गया है।
ये क्वेश्चन इसने यहां से उठा लिया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाके कोई भी किताब उठा लेना, कोई भी किताब XYZ। अगर आपको राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन प्रोसीजर मिल जाएगा ना, तो सिर्फ आप मुझे लेके आना, बोलना कि देखो इस किताब में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है इसको। या तो ये राज्यसभा की नियमावली में है, जो 300-400 पेज की किताब है, वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और नहीं है तो न्यूज़पेपर है। इसका मतलब है कि आयोग जब क्वेश्चन बना रहा है तो न्यूज़पेपर को ध्यान में रखकर आप देखो, आपका भी पेपर देखोगे, इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, मुझे लग रहा है आपने कंटेंट पूरा भर लिया अपने दिमाग में, लेकिन आप सिर्फ इतना बताओ कि जो सब आपने इधर उधर पढ़ा, क्या वो एग्जाम में आपको दिखा? बहुत रेयर है, नहीं दिखा ना, इतने प्रयास के बाद भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आयोग बहुत स्मार्ट हो गया है, वो वही यूपीएससी स्टाइल में काम कर रहा है। और देखो अब की बार तो उसने क्वेश्चन भी किए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार हम कभी जीवन में करते ही नहीं अपने, हम तो हमेशा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। फिर देखो एक क्वेश्चन इसने पूछा है, अनुच्छेद 14 में जो उल्लिखित है युक्ति युक्त वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब अनुच्छेद 14 में हम दो ही चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है, नकारात्मक संकल्पना है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से ली गई है, सकारात्मक संकल्पना है। बस अनुच्छेद 14 हमारा पूरा हो गया, यही पढ़ते हैं ना। आ जाए, बिल्कुल है, क्लास के लिए आए हो, बिल्कुल बिंदास, ऐसे ही आ गए उठ के। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ तो स्मार्ट बन के आते और जबरदस्त हलचल मचा देते। देखो क्वेश्चन कहां से इसने, पहले तो देखो आर्टिकल कहां से पब्लिश कर रखा है, द वीक। ये इंग्लिश का कंटेंट उठा रहा है, और देखो क्या कह रहा है, CAA नॉट एंटी मुस्लिम एंड डज नॉट वायलेट्स आर्टिकल 14, और यहीं से उसने क्वेश्चन उठा लिया आपके साथ। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की संकल्पना है वो अनुच्छेद 14 में जो नियत है, इसी टॉपिक से उठ के आपके पास आ गया है। अब आप लाख प्रयास कर लोगे, ये क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। दूसरा है, मैं बार बार हमेशा बोलता हूं आपको रेगुलर क्लास में कि ये आपका एकेडमिक्स नहीं है। एकेडमिक्स का मतलब समझ रहे हो कि पूछो आप कुछ भी, लिखेंगे हम वही जो मुझको पता है। पूछो आप मौलिक अधिकारों के बारे में, मुझे पता है निदेशक तत्वों के बारे में, निदेशक तत्वों के बारे में लिखूंगा, और खासियत ये है कि हम नंबर भी पा जाते थे, बंद कर दिया। ये मॉडल ठीक वैसा ही है जैसा कि यूपीएससी का, देख रहे हो, इसने आपको लाइन दे रखी है कि इतनी ही लाइन में लिखना है, और लिख रखा है इंस्ट्रक्शन, यहां कुछ नहीं लिखे। अब मान लो ज्ञान कॉपी से बाहर निकलने का मन कर रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा, वो फंसा रहेगा बेचारा। आयोग के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में बेस्ट तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि सिंपल सा इसका मतलब है कि हमको पढ़ते वक्त अपनी तैयारी को ऐसे व्यवस्थित करना है कि हम इस तरीके के प्रश्नों को हल कर लें। और मैं ज्यादा दावा नहीं करता, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि रेगुलर क्लास के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जो हम लोग जिस तरीके से ट्रेजेक्टरी पर चलते हैं क्लास में, वैसा ही पेपर रहता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जब मेरा 2008 में नहीं हुआ ना, तो मैं यही सोचता रहा कि ये यूपीएससी पूछती क्यों है ऐसा प्रश्न, और उसी की सोच में मुझको ये भी दिख जाता है कि आयोग कहां से पूछ रहा है। ये आयोग अपने आप को चेंज कर रहा है। अगर आयोग अपना चेंज नहीं करता तो आप बताओ, प्रीलिम्स में कट ऑफ चली गई 100 और मेंस में कट ऑफ आ गई अब तक की सबसे लोएस्ट। इसका मतलब है कि एक होता है खराब लिखना, और एक लिखता है भीषणतम खराब लिखना। मतलब खराब में भी भयंकर खराब वाली स्थिति है। हम पढ़ते बहुत हैं, लिखते नहीं हैं। और लिखेंगे भी ना तो कैसे लिखेंगे? हमने मान लो क्वेश्चन आपको दिया, तो आप क्या है, सामने कॉपी रखी और उसी को देख देख के लिख दे रहे हो। हम लोग के साथ में रहोगे आप लोग, अगर मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चंस के आसपास आपने लिख लिए अपने सब्जेक्ट में, तो दिक्कत नहीं आएगी।
ये उसी के आसपास पेपर रिवॉल्व करेगा जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। डेमो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। या ये क्वेश्चन देखो, अब इसने पूछा है, पॉलिटी में पूछा है, शोम्पेन जनजाति क्या है, या जनजाति हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में क्यों रही। अब ये मेंस का बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 इन इंडिया फर्स्ट पीपल ऑफ अंडमान्स वल्नरेबल शोम्पेन ट्राइब्स वोट। यही लिखना था कि पीवीटी जनजाति है ये, और इसने लोकसभा के चुनाव में पहली बार पार्टिसिपेट किया। देखा, एक वो पूछा है भारत आदिवासी पार्टी, कुछ ऐसा करके पूछा हुआ है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया उसने। अब आप सिंपल सा सोचो, ये बगैर पढ़े एग्जाम नहीं निकलेगा, कितना भी प्रयास आप लोग कर लो। और दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम तुक्के से भी नहीं निकलता। अगर तुक्के से निकलता ना तो फिर मेरा निकल जाता, मैं यहां नहीं होता। बड़ा अलग तरीके की विशेषता चाहिए इस एग्जाम के लिए, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। अगर सिर्फ आप ये सोचो कि सिंपल सुपरफिशियल और कुछ भी लिख के नंबर आओगे, ये नंबर नहीं देगा आपको। इसका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया बड़ा टफ है, मार्किंग इसकी टफ है, इतनी आसानी से नंबर आपको ये देने वाला नहीं है। अगर आप में से जिनका प्रीलिम्स निकला है और उन्होंने हर पेपर पर, मतलब हर सब्जेक्ट पर अगर 100 क्वेश्चंस के आसपास मेंस के लिख रखे हैं, तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन कंफर्ट है। लेकिन अगर उसने 100 प्रश्न नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है कि स्थिति तनावपूर्ण है। समझ में आया? या देखो, अब आप सिंपल सा देखो, आप मेंस का अपना सिलेबस आरएएस का उठाओगे, देखोगे क्या उसमें नागरिकता है? नहीं है नागरिकता। नागरिकता इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्ट होता है आपका संविधान सभा, और संविधान सभा के बाद अगर उद्देशिका, और उद्देशिका के बाद सीधे स्विच ओवर कराता है ये कहां पर? मौलिक अधिकारों पर। इसने क्या किया? इसने नागरिकता पूछ लिया आपसे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सा मतलब है कि आरपीएससी अपने सिलेबस को वायलेट करती है। और वायलेट क्यों करती है? वो ये चाहती है कि तैयारी करने वाले किसी एक खांचे में बंद के ना रहें। क्यों? क्योंकि अब जब आप एसडीएम के पद पर आओगे तो समस्या आपको बता के नहीं आएगी कि यहां पर जाम लग रहा है, यहां पर वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। ये पहले से ही आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी समस्या आ सकती है। तो ये प्रश्न, या ये देखो, अब कह रहा है भारत के संविधान में वर्णित मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। कर्तव्य बताने हैं, और कहां बताने हैं? पता लगा कि आपने क्या कि मुख्यमंत्री के बारे में सब कुछ बता दिया, वो कहां बांध रहा है आपको? जो कुछ बताओगे वो संविधान की सीमा में बताओगे, अपने मन से मत बताने लगना कि वो इसकी अध्यक्षता करता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है, वो यहां जाता है, वो वहां जाता है। कुछ नहीं, हमें संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करनी है। संवैधानिक प्रावधान उसके दो ही हैं, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, और जब राज्यपाल राज्य के प्रशासन के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर चुका है यहां पर कि अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत नहीं कराता है तो यह संविधान के अतिक्रमण का मामला बनेगा, और यह एक आधार बन सकता है अनुच्छेद 356 के प्रयोग का। अब आप यहां क्या करोगे? आप यहां पर बाकी सारी चीजें लिख दोगे। फिर कह रहा है, और उसके उस प्रमुख कर्तव्य को रेखांकित कीजिए जो उसे शासन का मुखिया बनाता है। अनुच्छेद पढ़ोगे तो वो कहता है कि राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री को नेतृत्व करेगा, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। और इसी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? ये लिखना था। अब आपने क्या किया? आपने किया ये कि पूछो आप कुछ भी, मैं लिखूंगा वही जो मुझे आता है। तो एग्जामिनर ने भी बोला कि तुम लिखो कुछ भी, मैं नंबर वही दूंगा जो मुझे देने के लिए कहा गया है। ये सिविल सर्विसेज कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम बहुत सरल एग्जाम है तब
जब आपको पता हो, और नहीं तो मैं आपको बताऊं कि कितने आपके आसपास तैयारी करने वाले होंगे जो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकला है। आप फॉर्चुनेट हो कि अगले 3 महीने की बेहतर रणनीति, अच्छा मेंस, अच्छी पर्सनालिटी और फाइनल सिलेक्शन और सब कुछ मैं मान के चलूं तो इस वक्त अगर मैं होली की बात करूं, होली के आसपास का 2026 का अगर पीरियड का मान के चलूं तो हो सकता है कि इस तक फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा आपका। होली वास्तविक अर्थों में होली हो जाएगी। समझ में आया? देखो एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख रखा है ना। कितने लोग ऐसे हैं बिल्कुल सही से हाथ उठाना कि जिन्होंने अभी आरएएस मेंस का क्वेश्चन ही नहीं देखा है? बाकी सबने देख रखा है? आपने देखा है? आपने नहीं देखा? देखो ये क्वेश्चन पूछा है, मुख्य न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा न्यायिक अतिरेक, जुडिशियल रिव्यू एज ए जुडिशियल ओवररीच। और देखो क्वेश्चन कहां से उठा लिया उसने, मेजॉरिटी नॉट ए डिफेंस फॉर द आर्बिट्री एक्शन, सीजीआई रमन्ना ने बोला है। और कहां बोला है इन्होंने? हैदराबाद में, दिसंबर 2021। और उन्होंने बोला है डिलीवरिंग द 5th श्री वल्लू वेंकटेश्वर करके जो इंस्टीट्यूट था वहां पर। और फिर उन्होंने बोला कि चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर्स एज ए सिद्धांता लॉ कॉलेज विजयवाड़ा, CGI also criticized the tendency to brand judicial review as a judicial overreach। यही प्रश्न है ना? अब देखो स्टेटमेंट दिया है हैदराबाद में, दक्षिण भारत में, और आरएएस इधर क्वेश्चन पूछ रहा है। सीधा सा मतलब है कि आपको पढ़ने का जो स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। इतिहास जैसा प्रश्न लग रहा है, पॉलिटी में पूछा हुआ है। कह रहा है आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं था बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। क्यों? ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो मंत्रिमंडल था उसमें सब शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल थे। और उसमें खाली कांग्रेस के ही सदस्य नहीं थे, सब पार्टियों के सदस्यों के तरीके शामिल कराया गया। क्वेश्चन पूछा और फिर क्या रहा है, केवल तथ्यों से के साथ कथन का समर्थन कीजिए। मैं आपको बताऊं कि आयोग ने इसको एक जर्नल से उठाया हुआ है। कह रहा है नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट एन आइडियल दैट फेल्ड। अब आप बताओ जो आरएएस की तैयारी कर रहा है वो जर्नल पढ़ पाएगा? यूपीएससी वाले तो जर्नल पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आयोग पूछ रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं है। और देखो मई 2021 में पब्लिश किया गया था इसको, 2022 में एग्जाम हुआ आपका फरवरी मार्च के आसपास। इसका मतलब है आयोग हवा में गांठ नहीं लगा रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब या तो आप खुद पढ़ लो या मान लो हम लोगों के साथ में आपको फायदा। देखो हम ऐसा संविधान के अच्छाइयों पर बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की आपसे पूछा जाए आपकी अच्छाई क्या है तो 1000 अपनी अच्छाई बता दोगे, और कमियां पूछा जाए तो कमियां बताने में चुनौती आएगी। ये संविधान के प्रावधानों की कमियों के बारे में आपसे पूछ रहा है। हम ये तब तक नहीं कर सकते हैं जबकि हम मेंटली बहुत इस स्तर पर ना पहुंच जाएं जहां से हम क्वेश्चन सोच सकें। ठीक ऐसी ही स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जिस वक्त हम लोग रेगुलर क्लास ले रहे थे और इसमें से एक स्टूडेंट है उस रेगुलर क्लास में है, यही टॉपिक ही हम लोगों ने कराया था, बस नाम ये नहीं था। हम लोगों ने इसके लिए शब्द लिखा था, वो लिखा था। रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक दृष्टिकोण है कि भारतीय विदेश नीति दुविधा में है, यथा भारत विकसित उत्तर के साथ जुड़े, गोलार्ध देखते हैं, उत्तर गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध,
नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर के जो देश है माना जाता है ये उच्च आय वर्ग वाले देश हैं, ये विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है। कि भारत विकसित उत्तर के साथ जुड़े अथवा दक्षिण के विकासशील देशों का नेतृत्व करे। अब मैं आपसे बोलूं कि आप दुविधा में हो कि आरएएस की तैयारी करो कि एसआई की तैयारी करो। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जिसने दिया होगा वो भारत की विदेश नीति की आलोचना कर रहा है। हमको बताना है कि भारत की विदेश नीति दुविधा में नहीं है। यही तो हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है कि अगर हम रूस का समर्थन कर रहे हैं यूक्रेन के मुद्दे पर, तो अगर रूस ने अगर यूक्रेन में बूचा नरसंहार किया तो हमने आलोचना की है। भारतीय प्रधानमंत्री विश्व के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन की भी यात्रा पर गए थे और रूस की यात्रा पर भी गए थे। इतनी हिम्मत तो जो बाइडेन भी नहीं जुटा पाए थे। इसका मतलब है इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तब हम बताएंगे कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक कहते हैं कि भारत की विदेश नीति दुविधा में है, परंतु डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारत की विदेश नीति दुविधा में नहीं है। इसे हम रणनीतिक स्वायत्तता के तौर पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मॉडल अपना रखा है नैम का, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसी पे लिखना था आपको। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहा हो कोई बंदा और आप ये हटा दो कि ये क्वेश्चन आरएएस का पूछा गया है, वो बता नहीं पाएगा ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछा गया। टिपिकल यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है तर्कों के साथ विश्लेषण करना है, और मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ने के समय तर्क कितना किया है। हम तो वो पढ़ के पास हुए हैं ग्रेजुएशन में। नाम नहीं लेना है, नाम लोगे उससे गड़बड़ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नाम नहीं लेते हैं ना। भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव का नाम थोड़ा ना लिया था। वो तो बस अंडमान निकोबार में सीट लगा के जाके बैठ के एक बार दर्शन कराए थे कि घुमाए जाकर। उन्होंने बोला था कि भारत का कोई भी नागरिक जो प्रकृति सौंदर्य प्रेमी हो उसको एक बार लक्षद्वीप की यात्रा जरूर करनी चाहिए थी। बस उतने में काम हो गया। टारगेट करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जेस्चर पर काम करते हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, डॉक्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान गए थे। वो बंदा भाई हमेशा ऐसा ही चश्मा लगाता है, कभी आपने नहीं देखा होगा। इधर देखा कि वो अपने प्लेन से उतरा और प्लेन से उतरने के बाद उसने अपना वो चश्मा फोल्ड किया और ब्लैक कलर का चश्मा लगाया। ये जेस्चर है। जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो दौलत सर खड़े हुए हैं और पता लगा दौलत सर आने वाले हैं और तब तक मैं हाथ आगे बढ़ा दूं, तो शहबाज शरीफ ने हाथ बढ़ा दिया, एस जयशंकर ने हाथ बढ़ाया ही नहीं और जिस स्पीड से चल रहे थे उसको स्लो कर दिया। और स्लो करने के बाद पहुंचे और जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे तब अब उतनी देर में हाथ करने के बाद वो ऐसे करता रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको नोटिस किया बहुत कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पर्सपेक्टिव है। वही सब चीजें यहां पर पूछ रहा है आयोग। ये देखो क्वेश्चन पूछा है उसने अब्राहम समझौता। अब देखो आईआर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? करंट ओरिएंटेड है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस ओर छोर किसके बारे में पूछ रहा है। ये भारत ने परचेज किया रशिया से S-400, तो उसने S-400 नहीं पूछा, उसने अमेरिकन मॉडल पूछ लिया, थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने। हम पीटी में क्या पढ़ेंगे? थर्ड कहां का है? अमेरिका का है। उसने बोला कि थर्ड क्या है? लिखो 15 शब्दों में आप। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अगर आप लिखोगे नहीं तो उत्तर लिख पाने में आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती आएगी। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा है उसने। क्वेश्चन पूछा हुआ सिंगापुर एवं राजस्थान सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। खाली आईआर तक ही सीमित नहीं है, देश तक सीमित नहीं है, ये अपने राजस्थान तक सीमित है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जिस पर हम लोग ने काफी समय तक काम किया और हमेशा सफल रही है। अगर मैं कहूं कि मेरे बैच से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अपने उत्कर्ष के बैच से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं,
और काफी सारे बच्चों ने अगर इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं, इसका मतलब है ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी की प्रामाणिकता पुष्ट करता है कि हाँ भाई, इसका मतलब है जो उत्कर्ष ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है वो बेस्ट है। अगला 3 महीने की स्ट्रेटजी ये डिसाइड करेगी कि आपका आने वाला भविष्य कैसा है। दूसरा है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार कितने सारे ऐसे भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि मेंस दिया था और इस बार उनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। इस बात की आप गारंटी नहीं मुझे दे सकते हैं कि इस बार आप मेंस दे रहे हो तो अगली बार आप मेंस दोगे ही। इसका मतलब क्या है कि इस मोह माया से जितनी जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। मोह माया का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कुंभ चले जाओ, वहां तो वैसे भी नहीं जाना, अभी मिसमैनेजमेंट हो रहा है बहुत। कहने का मतलब क्या है कि जो ये बार बार प्री मेंस की जो दुविधा है, इससे बाहर निकलो। 3 महीने जम के मेहनत करो। कभी मैराथन धावक को देखा होगा, जो लंबी रेस दौड़ते हैं वो लास्ट रैप में तेज भागते हैं, वो पहले से नहीं तेज भागते हैं क्योंकि उनको लंबी दूरी ट्रैवल करनी है। तो आपके लिए लास्ट रैप है, यहां पर एक एक दिन का वैल्यू है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के टच में कि उधर वो 2 फरवरी को प्रीलिम्स दे के आए, शाम को उन्होंने अपना स्कोर चेक करके सर के साथ डिस्कस किया, बताया, और वेरी नेक्स्ट डे 3 तारीख से वो लग गए हैं। अब आप सिंपल सा सोचो, आज हम लोग कितनी तारीख पर हैं? 23। 20 दिन का एडवांटेज मिला हुआ है उनको। और यहां पर कंपटीशन भीड़ से नहीं है, यहां पर कंपटीशन केवल कुछ ही लोगों से है, बस इनके जैसे खतरनाक प्राणी जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था, इस बार मेंस दे रहे हैं। हमारा मुकाबला इन सब के साथ में है। अब आप सिंपल से सोचो, अगर हम इसी बैच में देखें तो हमारे में एक सहयोगी हैं जो एसआई के बैच से हैं, जिनका मान लो सपोज करो कि एक कोई अभी तक उस तरीके का सोचने की क्षमता नहीं है। फिर इसी बैच में हमको रेगुलर कुछ ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी कर रखी है, और उसी में कुछ ऐसे हैं कि जो इंटरव्यू जिन्होंने मेंस दिया है, कुछ ऐसे भी देंगे जो इंटरव्यू दे के आए हुए होंगे और अब इधर देंगे। इसका मतलब सीधा से निकल के आ गया है कि चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। बेहतर स्ट्रेटजी कौन ड्रॉ करके काम करता है, समझ में आ गया? मैं अपनी चर्चा यहीं तक खत्म करता हूं। बस मैं चाहता हूं कि अब देखो, जा रहा हूं, कुछ कॉपी पेन लेके आए हो? कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही देखो। एक क्वेश्चन मैं पॉलिटी का आपके लिए छोड़ के जाता हूं। कह रहा है, जेल में जाति आधारित भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आयोग करंट अफेयर्स बेस्ड होकर क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए जेल में जाति आधारित भेदभाव बढ़ाने के, और देखो किस अनुच्छेद का सहारा लिया? 14, 15, 17, 21, 23। 14 विधि के समक्ष समता, 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, 17 अस्पृश्यता, 21 गरिमापूर्ण जीवन, और अनुच्छेद 23 बलाश्रम। है क्या चीज कि जेल में जाति के आधार पर कार्यों का बंटवारा कर रखा है कि भाई ये इस जाति का है तो आप हेयर कट करोगे, इस जाति का है तो आप ये साफ सफाई करोगे, इस जाति का है तो आप गार्डनिंग करोगे। न्यायपालिका ने बोला कि इसको रोको। अब आप सिंपल सा बताओ, अगर आपने पढ़ रखा है तो लिख पाओगे, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तब गायब। एक नाम आप सुन रहे हो आजकल, रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ। अब आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि कितने लोगों ने इस शब्द का नाम सुना है, रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ? एक और, अरे दूसरे की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। है आप में से कोई? 2। कंपटीशन यहीं क्लियर हो गया। मैंने बोला ना कि सक्सेस रेट 0.3% से आगे बढ़ती है सिविल सर्विसेज। पूरी क्लास में केवल 2 को पता है, और एक को इसलिए पता है क्योंकि उसने मेंस दिया हुआ है, और दूसरे को इसलिए पता है क्योंकि वो जागरूक है बहुत ज्यादा। जो डोनाल्ड ट्रंप देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर 30% टैक्स लगाया तो मैं भी आपके ऊपर 30% टैक्स लगाऊंगा, वही है। या भारत एवं चीन के मध्य अगर ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है तो कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। अगर सिर्फ यही आप सोचोगे कि हमको फायदा होगा तो इसका मतलब है सिर्फ एक पक्ष सोच रहे हो आप लोग। इसका मतलब है फायदा नुकसान दोनों है। और लास्ट क्वेश्चन, मिशन 500।
अब आप सिंपल सा सोचो, ये 3-4 मैंने प्रश्न दिए हैं, ये 4 प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपको पता है तभी आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो आप लिख ही नहीं सकते हो, कितना भी प्रयास कर लो। और ध्यान रखना, आयोग ने स्पष्ट कर रखा है कि इरेलीवेंट कंटेंट को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। इरेलीवेंट कंटेंट का मतलब वही ग्रेजुएशन वाला कि पूछो कुछ भी, लिखेंगे हम वही जो हमको पता है, नहीं वो नंबर देगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास बहुत अच्छा समय है, एक अच्छी स्ट्रेटजी इस एग्जाम में सफलता दिला देगी। दूसरा है, हम आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो घर से बहुत ज्यादा मजबूत हो। आप में से कोई ऐसा है जो अंबानी जी की फैमिली से बिलोंग करता हो? नहीं। इसका मतलब है कि हम सब नॉर्मल मिडिल क्लास वाले हैं भाई, मेहनत करके ही आगे बढ़ेंगे। 3-4 महीने आप अच्छे से तैयारी करो, 3 महीने आपके पास लग के तैयारी करो और इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करो। सीधा सा बेसिक फार्मूला है। सुभाष चंद्र बोस जी का ही शायद स्टेटमेंट है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सा सोचो आप कि आप अपने ये 3 महीने सबमिट करो, दो हमको, और हम पूरी जान लगाएंगे आपके साथ। और ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला, एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में बैठा लेना, सक्सेस रेट इस एग्ज़ाम का बहुत कम है, बहुत कम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा एक चीज़, मेंस का ही वेटेज बहुत ज़्यादा है, इंटरव्यू का वेटेज धीरे धीरे घटा रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे सब में इंटरव्यू का सेक्शन कम कर रहे हैं, मेंस का ज़्यादा कर रहे हैं। जितना अच्छा आप लिख लोगे उतना ही अच्छा इस एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। दूसरा है, ये बिल्कुल वही स्टाइल है यूपीएससी वाली, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों? जगह दे रहा है ना आपको। वरना एक जमाना था कि एक क्वेश्चन पेपर था और एक आंसर की कॉपी मिलती थी, हम खूब मन लगा के लिखते थे। खत्म कर दिया इसने। समझ में आया? तो मैं फिर एक बार आप लोगों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मान लो पहला चरण क्रॉस किया। दूसरा है, आप में से फर्स्ट टाइम देने वाले बहुत हैं, और मैं बताऊं जो पहली बार देते हैं ना, उनके जोश का आकलन नहीं किया जा सकता है। जोश का आकलन का मतलब कि आपको पता है कि अगले 3 महीने की मेरी मेहनत और मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ोगे। ये एग्जाम वैसे भी उम्मीदों पे ही काम है, और उम्मीद तब आएगी जब आप पढ़ोगे। खाली अगर मैं सिर्फ सोचूं ना कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो नहीं क्वालिफाई होगा। तो इसलिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हम लोगों ने सर के नेतृत्व में बना रखी है। बिल्कुल उस रोड मैप पे चलो। सर के पास एक अच्छा अनुभव है, बिल्कुल टीम स्पिरिट से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ अपना पूछना है तो पूछ लो, और नहीं पूछना है तब तो कोई बात ही नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि समझ में आ गया जो मैंने बताया। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरी लड़ाई जो है वो मेंस के पेपर्स की नहीं है। मेरा अपना मानना है और अनुभव भी ये कहता है कि लड़ाई जो है पूरी जोश की है। और जोश भी कौन सा? कि जो जोश आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट आने के तुरंत बाद में जो जोश था, अगर उसी जोश को आप अपने 17-18 जून तक ले जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मतलब आपको ये मानना है कि मेरी पढ़ाई अभी शुरू हुई है और बस मैं इस 3 महीने के अंदर अपना सब कुछ झोंक दूंगा। और उसके अंदर आपने कहा कि सर मेरा जोश, मेरा समर्पण, मेरी मेहनत, मेरी स्मार्टनेस और सर आपकी रणनीति। सर उस रणनीति में क्या है? जैसे सर ने कहा कि सर ये बच्चे एसआई वाले बैच से, एसआई वाले बैच से बच्चे, तो इन एसआई वाले बच्चों की बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्री और मेंस में कॉमन है, और वो प्री वाले टॉपिक इनके बहुत अच्छे से तैयार है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन काल का भारत का इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, वो बहुत अच्छे से तैयार है। और 800 में से लगभग 300-350 नंबर तो वही है। और कट ऑफ पिछली बार कितनी गई है? 262।
अगर वो किसी सब्जेक्ट को टच भी नहीं करे तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपने आप को तैयार करना है कि यार मुझे तो बस इसी बार में निकालना है। अगर किसी ने ये सोच लिया ना कि यार इस बार तो मैं गलती से पास हो गया और अगली बार दूंगा, तो क्या उसको अगला एग्जाम देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? सोच लिया उसने, क्योंकि सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके सोचने पर पड़ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे जोश खरोश के साथ में अपनी तैयारी को जारी रखोगे। और इस क्रम में कल से आपकी क्लास जो है, ये क्लास आपकी लगभग मान के चलना, हम इसको अभी शुरुआत में तो 8 घंटे लेके चलेंगे, लेकिन ये 10 घंटे तक क्लास जाएगी, ताकि पहले 1 महीने में मैक्सिमम सिलेबस को कवर किया जा सके। क्योंकि आगे क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। तो शुरुआत में हम 8 से 10 घंटे लेंगे। कल की जो क्लास है, पहली क्लास आपकी होगी हिंदी की। पहली क्लास किसकी होगी? हिंदी की, सुबह 7 से 9। फिर 9, सवा 9 से 11 तो है, 15 मिनट का ब्रेक होगा। सवा 9 से 11 पुष्पा सारस्वत मैडम की होगी प्रशासकीय नीति शास्त्र। फिर 11 से 1 मेरा पार्ट होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा पार्ट आधुनिक भारत का इतिहास आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसको आंसर राइटिंग के माध्यम से कैसे किया जाए। तो मैं उसमें आंसर राइटिंग के माध्यम से उस मेरे टॉपिक को लेकर चलूंगा और जल्द से जल्द उसमें से इंपॉर्टेंट जो पहले सिलेबस लूंगा और उस सिलेबस के हर हिस्से को बाहर निकाल लूंगा, ताकि उस सिलेबस का हर हिस्सा कवर हो जाए। तो 11 से 1 आंसर राइटिंग होगी और 2 से 4 जो है वो विवेक सर की क्लास होगी, आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्टार्ट होगी, जो IR आपने पढ़ा नहीं है। तो कल का आपका यही रहेगा। और साथ ही साथ कोई आपके पास में, आपके अपने बैच में कोई विद्यार्थी पास हो रखा हो, उसको भी इंफॉर्मेशन देना। और कल सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो, आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो? यस यस, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको उल्टा करता हूं कि अगर 100 डेज आपके बस में है, मेरे बस में है, या आरपीएससी के बस में है। अगर आरपीएससी ने 100 डेज दिए हैं तो सिर्फ दौलत खान को दिए हैं, या मिस्टर नाम क्या आपका, नरेंद्र सिंह को दिए हैं, या सबको 100 डेज है? सबको दिए 100 डेज। अब इस 100 दिनों के अंदर कौन जीतता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं प्री वाले टॉपिक्स का केवल क्या करवा रहा हूं आपको, आंसर राइटिंग। हम फाउंडेशन बेस में इस बेस को 18 महीने में लेते हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों लेते हैं। लेकिन यहां पर जो मेंस वाले टॉपिक है उसको एज इट इज पूरा का पूरा कराया जाएगा, और जो प्री वाले टॉपिक है उसकी मात्र आंसर राइटिंग होगी। और ये रणनीति अपनानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको अगर पूरा करना हो तो हमारे फाउंडेशन बैच में बैठ सकते हो। ये हमने प्रॉमिस कर दिया कि हां आपका 100 डेज में होगा, इट मींस होगा। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, सर ने IR का लिया। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय संबंध कितना बड़ा है? सर जितना बड़ा उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारा सिलेबस और वहां से क्वेश्चन मिल जाने चाहिए सर, वो आपका यहां पर हो जाएगा। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री ले रहा हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैं भले आपकी 10 घंटे क्लास लूं, लेकिन उस 10 घंटे में आपको थीम दे दूंगा कि आपका उत्तर ऐसे लिखना, यहां से आ जाएगा। यह है, तो बिल्कुल 100 डेज में होगा। और मुझे उस कोचिंग का नाम बताना जो इस सिलेबस को 6 महीने में करवा रही है। कोई भी कोचिंग नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम की डेट क्या है, 17 जून और 18 जून। नंबर 1। नंबर 2, बेटे हम चाहें तो इस जो 18 महीने में कराते हैं ना, वो भी हम करा सकते हैं यहां पर, लेकिन क्लास आपको फिर 22 घंटा देनी पड़ेगी। 22 घंटे ले सकते हो क्या आप? भाई हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा जनरली जो 6 घंटे का बैच चलता है उसको कितना कर दिया है, 10 घंटे का कर दिया। और आप चलो सर और जल्दी कर दो, तो यही बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगा, लेकिन उतना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप विश्वास रखें, उस टाइमिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। फाउंडेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा धीमी गति से चलता है, लेकिन यहां टू द पॉइंट होगा और प्रत्येक फैकल्टी को उसका टाइम दिया जाएगा।
यस हर टीचर अपने तरीके से उसको लेगा। अब करंट इश्यूज जहां जहां जुड़ा हुआ है वो उसको लेगा। सर मॉडर्न स्ट्रीम में लेंगे क्या? मॉडर्न स्ट्रीम में लूंगा कि मैं स्वामी विवेकानंद के बजाय स्वामी दयानंद सरस्वती को अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि उनकी 200वीं वर्षगांठ चल रही है, तो वो वहां पर होगा। और प्लस जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो आईआर है सर लेंगे, इकोनॉमिक्स का करंट इकोनॉमिक्स वाले सर लेंगे, ज्योग्राफी का राजस्थान ज्योग्राफी का अपडेशन राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर लेंगे, तो वो होगा। और कुछ चीजें ऐसी जो बिल्कुल करंट की उसकी अलग से क्लास लगा दी जाएगी, ये होगा। भाई करंट का पार्ट हर सब्जेक्ट को टच करता है कहीं ना कहीं, वो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे आईआर का हो, चाहे पॉलिटी का हो, तो वो वहीं पर कवर होगा उसके साथ में क्लास में करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल। और फिर उसके बाद में भी क्या है कि जैसे आपको लगे कि सर हमारा वो पार्ट सर नहीं हो रहा है, तो हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो हमारे पास में आ जाते हैं और आके कहते हैं तो हम उसको तुरंत करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगे कहीं पर भी तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं रहूंगा उपलब्ध, तो आप मेरे पास में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बैठो। और कोई? यस यस बैठो। इसके लिए आप क्या करो, तो इसके लिए तो क्लास ही करो। नहीं, बैच ज्वाइन करने में फायदा मिलेगा क्योंकि मैं तो मेरे पार्ट का करा पाऊंगा, बाकी पार्ट सर जैसे कराएंगे। जैसे सर ने अभी कहा कि सर ये करंट वाला पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बना, ऐसे हर टीचर। आप ये मत समझना कि आपका एग्जाम तो आपकी जिंदगी में से एक बार होता है, लेकिन हमारा एग्जाम तो हर क्लास पे होता है, हर घंटे पे एग्जाम होता है। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, हमें उसमें मेहनत करके आनी पड़ेगी। मुझे पता है कि यार जो 65 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री है उसको मैं कैसे 10 घंटे विद्यार्थी के सामने लेके जाऊं और उसको वहां से प्रॉपर मिलना भी चाहिए। आपकी इज्जत तो एक बार लगी, हमारी इज्जत तो हर घंटे पे लगी हुई है, इसलिए हर टीचर अपनी तरह से बेस्ट करने का प्रयास करेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास समय हो और आपने कोचिंग नहीं कर रखी हो पहले, तो बैच को ज्वाइन करो, सबसे बेस्ट होगा। अदरवाइज फिर जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसी में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा उसके अंदर। यस बेटे।